दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह से और मुख्तार अंसारी दोनों से काम करवा। दाऊद के ग्रुप का एक बंदा हमने पकड़ा था बॉम्बे में। उसका काम ये था कि पूरी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में खबरें निकलती थी उन पूरे को पेपर कटिंग करता था भर दिन, और उस पेपर कटिंग को लेके दाऊद को भेजता था, और फिर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ, और कॉम्प्रोमाइज के बाद नहीं आपने क्या दाऊद और हरिशंकर तिवारी के बीच में कॉम्प्रोमाइज हुआ? अरे ये एक्सप्लेन करिए क्या है। तो हमने कहा कि ये जो है 82-83 का वारंट है और उसको जाके तामील करना है, मुख्तार के घर की कुर्की करनी है। अब सब जो है एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। पप्पू यादव के काफिले को बिहार बॉर्डर पर आपने रोक दिया था जब वो ढेर सारी गाड़ी के साथ आ रहे थे, गाड़ी सीज कर दी, क्या था उनका? स्वागत सत्कार हुआ। तो स्वागत सत्कार ठोक दिया। तो स्वागत सत्कार के बाद जो है वो जब वो जेल गए, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो है वो पता किया कि कौन एसपी था। यहाँ पे जो है शिवप्रकाश शुक्ला था, तो हम लोग उस टाइम इनकाउंटर हो चुका था। हमने कहा नहीं, शिवप्रकाश शुक्ला नहीं होगा, ये कोई दूसरा क्रिमिनल होगा, आप डिटेल हमें भेजो। ये आपके लिए सेटबैक रहा होगा मेरे ख्याल से। और उसी केस मैं इसको क्यों सेटबैक, अभी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि सरकार बचेगी कि जाएगी। बोलिए वो सरकार जाएगी नहीं जाएगी उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मालूम है शायद नहीं जाएगी, लेकिन जरूर से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को है कि आरओसी में क्या हो। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को, सुरेंद्र कोहली और मुनव्वर पंदेर को छोड़ दिया। मुझे एक कंपल्सन होता था, एक अंदर से अर्ज होती थी। मुझे लगता था कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के कोई लेडी घूम रही है और वो जो है वो मुझे कह रही है कि बलिदान देने का समय आ गया। दो आदमी बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं है ये, और उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है। तो जिन लोगों ने सजा दी तो वो भी तो आप ही के जज थे ना, आप ही कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट तक के जज ने सजा दी, सजा बहाल रखी, फांसी तक हुआ। एकाएक कैसे रिवर्स हो गया, ये तो कोई पूछे ना। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। इस शो में हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहानियां सुनते हैं उनसे जिनका कभी न कभी किसी न किसी तरह से क्राइम से लेना देना रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब संगठित अपराध अपने चरम पर था, क्या माफिया क्या नेता, इसमें उस वक्त मतभेद करना मुश्किल था। एक नौजवान एसएसपी उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात होता है और उसके बाद बनती है उत्तर प्रदेश एसटीएफ। वो बनता है उत्तर प्रदेश एसटीएफ का पहला एसएसपी। आज हमारे साथ है 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश एसटीएफ के पहले एसएसपी थे। सीबीआई में तैनात रहे, बीएसएफ में तैनात रहे और तकरीबन 2 दशकों तक आईपीएस रहते अपनी सेवाएं दी। उनका नाम है अरुण कुमार, जिन्होंने कुख्यात माफिया शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर किया था। इनकी टीम ने इनकाउंटर किया था। हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, मैं 15 साल से क्राइम रिपोर्टिंग में हूं और मैं आपको देखता था कभी टीवी में और रिसर्च करता था, और एक मूवी आई थी शहर, वो मैंने कई बार देखा और उसका अंत मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, डिस्टर्ब करता था। लेकिन फिल्म कमोबेश यूपी एसटीएफ पर और आप पर बनी है। तो पहले तो यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि आप एसएसपी थे, यानी एसएसपी वो रैंक आईपीएस अधिकारी जिसके ऊपर 2-1 अधिकारी और फिर मुख्यमंत्री। आज आप बताइए एसटीएफ बनी कैसे? एसटीएफ बनने की कहानी ये है कि उससे पहले जो है वो, जैसा आपने कहा कि वो सारा दौर जो है वो संगठित अपराध का था। और जब हमने सर्विस ज्वाइन की उससे पहले, जब मैं पहली गोरखपुर पोस्टिंग हुई, तो उस टाइम में जो है हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, उनके कारण गैंगस्टर एक्ट आया और वहाँ से फिर कितने सारे गैंगस्टर लोग हुए। तो इसी बीच में एक ये नया गैंगस्टर की चर्चा होने लगी और उसने बहुत सारे जो है वो सनसनीखेज अपराध किए। बहुत सारे अपराध तो वहाँ हो रहे थे क्योंकि उसमें बहुत नई चीज़ें आई। जैसे पहले तो AK-47 कभी यूपी में नहीं प्रयोग में आया था, और AK-47 जो है वो उससे पहले ये हुआ था कि एक आर्म्स ड्रॉपिंग केस हुई थी पुरुलिया में। हाँ जी। तो पुरुलिया में जो है AK-47 AK-56 ड्रॉप किया गया था। तो ये था कि वहाँ से जो है स्मगल होकर शायद यूपी आया है, तो उसका फिर इनके पास पहुँचना एक बड़ी जो है वो चिंता की बात थी हम लोगों के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर डील कर रहे थे। उसके बाद क्या था कि नया जो है वो कम्युनिकेशन में रिवोल्यूशन हो रहा था। पेजर आया था, पेजर से लोग मैसेज करते थे। हमें पता नहीं था कि पेजर को कैसे फॉलो करें, क्योंकि सामान्य टेलीफोन को यदि करना है तो वो भी परंपरा वैसी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम कर सकते थे उसको टैप। और जब तक हम पेजर के बारे में जानने लगे तब तक मोबाइल आ गई,
और मोबाइल से जो है वो लोग एक दूसरे से बात करने लगे, फिर उसको कैसे ट्रैक करें वो प्रॉब्लम हो रही थी। तीसरा जो है वो पीसीओज का उस समय में चेन फैला हुआ था। तो कुछ अपराधियों ने क्या किया कि पीसीओ का ऐसा इस्तेमाल किया कि बॉर्डर पे जाके, नेपाल बॉर्डर पे जाके जो उन्होंने पीसीओ से बात की और उसको उन्होंने इस ढंग से लिंक किया कि ऐसा लगता था कि इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, क्योंकि नेपाल यहाँ से वहाँ किया, फिर वहाँ से। तो ये सारे टेक्नोलॉजी अपराधियों के पास पहुँचने लगी। तो एक तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, रिवोल्यूशन शुरू हो रहा था, और दूसरा जो है वो आर्म्स एम्यूनिशन में भी एक नई टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही थी। और इस गैंगस्टर को ये दोनों चीज़ें जो है वो संयोग से मिल गई, और इस बच्चे ने जो है वो उसका गलत इस्तेमाल एक बहुत ही नए तरीके से करना शुरू किया। और एक जो डेयरिंग और साहस की बात भी होती है वो तो था ही था, वो सबसे बड़ी बात होती है एक अपराधी, बड़ी अपराधी बनने के लिए। तो उस टाइम में जो है वो ये शिवप्रकाश शुक्ला वाला अपराध जो होने लगा, तो उसमें फिर कई बार जो है कई एसएसपी 5-6 महीने के बाद बदले जाने लगे, क्योंकि क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा था। लखनऊ में जो है AK-47 चलना, इंपॉर्टेंट लोगों का मर्डर होना, 3-4 लोगों का मर्डर एक साथ हो जाना बहुत ही सामान्य बात हो गई थी। तो ये बात एक महसूस की जाने लगी थी कि जो हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट का सेटअप है, थाने का सेटअप है, खास करके लखनऊ एक व्यस्त ज़िला है जहाँ पर कि बहुत सारे आपके काम होते हैं। वीआईपी सिक्योरिटी है, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अपराधी को लगातार फॉलो करना संभव नहीं था। तो दिमाग में बात हो रही थी कि यदि इस टाइप के अपराधी को यदि आपको फॉलो करना है तो आपके पास पूरा समय और पूरा डिफरेंट संसाधन चाहिए, और वो संसाधन आपके पास नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे इसको। तो ये बात कई चर्चा के बाद जो है कई बार हो रही थी, मुख्यमंत्री जी लेवल पे भी हुई, फिर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे उस टाइम में, उनसे भी बात होती रही। तो हुआ कि भाई इसको करते हैं। तो ये सिर्फ जो है वो हवा में बातें होती थी, लेकिन कुछ कंक्रीट इसका हो नहीं पाता था। और उसी दौरान मैं जब एसएसपी लखनऊ था तो कुछ राजनीतिक समीकरण इस ढंग से बैठा कि माननीय मुख्यमंत्री जी एक किसी एमएलसी को अपने साथ लाना चाहते थे जो लखनऊ से सिटिंग एमएलसी थे, और उन्होंने ये कहा कि अपने कई अजीत सिंह। तो उन्होंने जो है ये कहा कि यदि कई शर्तों में कि एक शर्त ये है कि एसएसपी लखनऊ का आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए आपका, मेरा, क्योंकि मेरे कारण उनको कई सारी चीज़ों में जो है दिक्कत हो रही थी। क्यों मैंने कई सारे उनके जो कमर्शियल इंटरेस्ट थे जहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व था वहाँ पे सर्च और रेड वगैरह किया था उनका, उन्नाव में, लखनऊ में, कई सारे जगहों पे। तो मुझे फ़ोन आया कि आपको जो है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एसएसपी वाराणसी आप चार्ज ले लीजिए, वहाँ पे जाना है। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो चीज़ मुझे बाद में पता चली, उस टाइम में तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लगा हो सकता है कोई रूटीन ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कर चुका हूँ, एक बनारस और कर लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो हम लोगों ने ये बात सोची थी कि हमें ये टाइम मिलना चाहिए कि हम अलग से जो है वो इस क्रिमिनल और गैंगस्टर के पीछे अपने संसाधन को लगा सकें। तो मुझे लगता है सही समय है, क्यों नहीं हम जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइज की जो बात कर रहे हैं उसको हम करें। तो फिर उन्होंने मैंने मुख्यमंत्री से बात कराई, मैंने बताया उनको, तो बोले अच्छा ठीक है, तो अभी आपको वेटिंग में कर देते हैं, आप कल आइए, फिर कल बात करते हैं। तो मैं वो बजाय एसएसपी वाराणसी मेरा जो है प्रतीक्षारत करके जो है ऑर्डर्स हो गए, और दूसरे दिन फिर जो है मैं सीएम सेक्रेटरीट गया, और वहाँ पे जो है वो ये बातें हुई। फिर बातें हुई तो उन्होंने फिर बुलाया, डीजी साहब को बुलाया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बुलाया, और फिर वो बातें जो होनी शुरू हुई। क्या बात हो रही थी? बेसिकली बात वही थी कि मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में मुख्यमंत्री जी ने मोटा मोटी बात समझ के सहमति दे दी थी। उनके जो है सचिव थे श्री DK मित्तल साहब थे, उन्होंने जो है वो ये लिया। अनुराग गोयल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, तो अनुराग गोयल साहब ने भी जो सहमति दे दी। बेसिक जो थ्रेड बेयर था वो DK मित्तल साहब के तरफ से हुआ, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस का सवाल है। और डीजी हमारे जो KL गुप्ता साहब थे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अजय शर्मा साहब थे। तो ये ही 3-4 लोगों के बीच में जो है वो बात हुई, और उसके सारे जो है वो डिटेल्स की क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी बातें जो है वो एक सैद्धांतिक सहमति जो है बनने लगी कि क्या करेंगे, इसका जुरिडिक्शन क्या होगा, क्या हम पूरे यूपी पे जाएंगे। फिर डिस्कशन हुआ कि फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और STF के बीच के संबंधों का क्या होगा, संसाधन कहाँ से मुहैया किया जाएंगे। सारे बातों पे विस्तृत चर्चा 15 दिन तक हुई, और तब तक कोई नहीं था, मैं अकेला SSP था, ना कोई DSP था, ना कोई एडिशनल SP था, जब तक ये नीति जो है ये तैयार हो रही थी। और फिर ये बात हुई कि भाई इसको कहाँ बैठेंगे, ऑफिस कहाँ होगा। तो नेचुरली तुरंत तो कुछ हो नहीं पाता है, लेकिन मैं SSP लखनऊ जब था तो वहाँ पे एक निराला नगर में मकान था जो हमारे एक रिटायर्ड DSP जो सिख थे उनका था, वो क्रिमिनल ने कब्जा कर लिया था। तो उसको जो है वो जब ये डिस्प्यूट सामने आया तो हमने उसको कुर्क करा के रखा हुआ था। तो उसमें जो ये बात हुई कि इसी को क्यों नहीं रिलीज़ करवा लें, बहुत बड़ा उसमें जो है हाथा था, मकान बने हुए थे, सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि हाँ करो, बात करो। तो फिर हमने कोर्ट में बात की, और मैंने कहा कि आप में जो है वो सुपुर्दगी पे कहते हैं, कोर्ट से हमने वो बिल्डिंग ले ली। और उस बिल्डिंग को लेने के बाद मुझे याद है कि जो हमारे गृह सचिव थे उन्होंने जो है वो
मुझे 30,000 का दिया सीक्रेट सर्विस फंड से कि बाकी इसका कोई भी बजट नहीं है, कुछ नहीं है, तुम ये पैसे रखो, काम चलाओ, फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो 30,000 रुपया मेरे हाथ में उन दिनों, और उस मकान के कागज़, और उसको ठीक कराना था। सबसे पहले जो है 2 इंस्पेक्टर जो थे वो मेरे साथ आए, ओपी त्रिपाठी और सुरेश चंद्र मालवीय, वो पहले लोग थे। उनके बारे में लोग बात नहीं करता है, लेकिन जो हकीकत है। और फिर उन्होंने जो है वो जो असली बुनियादी कार्य होता है कि ऑफिस को ठीक कराना, ठेकेदार को रखना, ठीक सब कराना, वो सब कुर्सी टेबल वो सब करके जो है वो एक जो ऑफिस का कार्य, उस समय जो हमारे साथ पहले लोग काम करते थे लखनऊ में और बाकी जगहों पे, जिनका श्री प्रकाश शुक्ला से काफ़ी मुचहटा हो चुका था, या कभी कभी धमकाने के लिए एक आध लोगों को फ़ोन भी किया था, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम लोग आओगे नहीं तो कैसे एसटीएफ होगा, टीम तो बननी है। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि सर यहाँ तो ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, और एक ऑफिस है, और सादे वर्दी में रहना पड़ेगा, तो कैसे 30,000 रुपये में जो है एसटीएफ बनेगा। हमने कहा यार हिम्मत होनी चाहिए, तो हमारा ये पर्सनल मैटर है, तुम नहीं कुछ करोगे तो वो तुम्हारे फैमिली को डैमेज करेगा। तो ये सिर्फ एक बात ये नहीं कि एक गैंगस्टर को करना है, वो जिस ढंग से ये स्थिति बन चुकी है, ये हम लोगों का एक व्यक्तिगत वो हो गया है मुहिम, और उस मुहिम के तहत हम लोगों ने यदि इसको समाप्त नहीं किया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। खैर वो धीरे धीरे जो है फिर सीनियर ऑफिसर्स भी जो है वो आए और एक वो टीम बनना शुरू हुई। और इस बार उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है जो मोबाइल सर्वेलेंस वगैरह था उसका काम शुरू किया, और इस बीच में और कई चीज़ें आने लगी, कई फर्जी एसटीएफ के ये श्री प्रकाश शुक्ला पैदा होने लगे, जो पता चला कि इसको धमका रहा है, उसको धमका। श्री प्रकाश का इतना नाम हो गया था, उसके नाम पे लोग जो है वो ऐसे ही किसी को फ़ोन करके जो 1,000, 5,000, 10,000 रुपये ले लेते थे। अच्छा। तो हाँ, तो उनका मैसेज आता था, फिर हम जब पकड़ते तो पता चला फर्जी श्री प्रकाश, अखबार में आता फर्जी श्री प्रकाश शुक्ला गिरफ्तार। तो वो हुआ, फिर असली लीड मिलती गई, और फिर हम लोगों ने जो है, और एसटीएफ बनने के 6-7 महीने के अंदर में हम लोगों ने इसको कर लिया था, जिसका किसी को विश्वास नहीं था। और वो गवर्नमेंट ऑर्डर जो हम लोगों ने किया, फिर वो गवर्नमेंट ऑर्डर भी जो है उसी के दौरान जब जारी हो गया, तब जाके फॉर्मली एसटीएफ की स्थापना हुई, और धीरे धीरे एसटीएफ बढ़ा, जो आप अभी बात कर रहे हैं कि जिसके बारे में कि शहर मूवी और सारी चीज़। मैं अभी श्री प्रकाश शुक्ला पे आऊँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला कि कई लोगों को थ्रेट किया था और ये आपका दिमाग था, एक आईपीएस का दिमाग होगा कि उनको भी आपने तोड़ा, भाई जिससे पर्सनल है उसको बुलाओ तो ज़्यादा दिल से करेगा काम। आप लखनऊ एसएसपी थे जब, तो उस दौरान श्री प्रकाश शुक्ला की क्या एक्टिविटी थी, कौन से ऐसे बड़े कांड जिसने अंजाम दिए, और खुद आप भी, जब जाहिर सी बात है वो मर्डर किया होगा तो आप भी क्राइम सीन पर गए ही होंगे, तो उस वक्त चूँकि यंग ही रहे होंगे आप, तो क्या था उस वक्त, किस तरह का माहौल था? क्या आप परेशान होते थे, या सत्ता परेशान हो चुकी थी, जो कुछ वो हरकतें कर रहा था AK-47 से, क्या माहौल था? जब श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में लखनऊ पुलिस या इधर पुलिसों ने जानकारी शुरू की, और उसने जो बड़े अपराध किए, उस समय मेरी मैक्सिमम पोस्टिंग पश्चिम उत्तर प्रदेश में थी। मैं एसएसपी गाजियाबाद था, ये सारा पूरा एरिया नोएडा वगैरह भी उसी में आता था। उसके मैं एसएसपी मेरठ रहा, तो मुझे अखबारों में जो है ना वो पढ़ने को मिलता था छोटा मोटा क्राइम के रूप में, क्योंकि उस टाइम में मीडिया ऐसी नहीं थी कि वो लखनऊ का सारा क्राइम जो है वो मेरठ में छपे और वहाँ छपे। तो कुछ लोगों से जानकारी हुई थी कि यहाँ पे जो है सेंसेशनल दिलीप होटल में जो है AK-47 के चलने की बात अखबारों में आई। जो एक सब इंस्पेक्टर जो जनपद के इनकाउंटर में RK सिंह मारा गया था, उसकी खबर आई। और फ़ोन पे जो है जो सारे SSP होते थे, सारे हमारे मित्र होते थे, SK सिंह हों चाहे रजनीकांत मिश्रा हों, तो हम लोग फ़ोन पे बात करते थे कि ये है और इसका वो है। एंड सडनली जो है जब मुझे फ़ोन आया मुख्यमंत्री जी का कि आप जो है वो मेरठ से आ जाइए लखनऊ, तो मैं जब आया तो मुझे ये सिंक करने में कि क्या मैग्नीट्यूड है इसके क्राइम का टाइम लगा। और जब तक मैं संभल पाता तब तक इसने जो है वो एक डबल या ट्रिपल मर्डर जो है मेरे टाइम में एज SSP के लेवल इसने किया। और वहाँ पे नेचुरली मौके पे DG के घर के बगल में था और पूरा मुख्यमंत्री के घर के बगल में था, और इतने सारे मतलब लखनऊ के पॉश इलाके में एक रेलवे के फाटक के पास, जहाँ रेलवे फाटक रुका हुआ था, एक कार पे आ रहे कुछ ठेकेदारों को AK-47 से उसने मारा था। तो एक बहुत ही सनसनीखेज आप कह लें कि वो अपराध था।
और उस अपराध के बारे में आप सोच सकते हैं कि उस टाइम में क्या जो है वो हुआ होगा। और मुझे वो दिन याद है कि उसी दिन हमारे एक आईजी साहब ने जो है सुसाइड कर लिया था। तो ये दोनों घटना इतनी बड़ी घटनाएं थी कि मतलब शाम को रात को सोना जो है वो मुश्किल हो गया था कि कैसे जो है वो ये चीज़ें चलेंगी। बट फिर जो है वो परिस्थितियां तुरंत ऐसे बदली कि उसने जो है वो उसके गैंग के लोगों ने जो है वो एक किडनैपिंग की। वो कोका कोला के बॉटलिंग के प्लांट के मालिक थे लधानी से, तो उनका बेटा विवेक लधानी की उसने किडनैपिंग करी। किडनैपिंग के बाद फिर हम लोगों ने चुपचाप काम करना शुरू किया और एक टीम जो है वो हमने भेजा नोएडा, गाज़ियाबाद, और वहाँ इनकाउंटर में जो है वो उसके साथियों को मार के हमने उसको रिलीज करा लिया बिना किसी फिरौती के। तो ये शिव प्रकाश शुक्ला के शुक्ला के सारे तीन साथी थे, उनका इनकाउंटर हुआ, वो मारे गए। HSSP लखनऊ, और उसको जो AK-47 बरामद हुई और उसको जो है विवेक को हम लोगों ने बिना किसी फिरौती के छुड़ाया। तो ये चीज़ जो है नॉर्मली क्या होता था कि सारे पत्रकार लग जाते थे, सब पता होता था क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्योंकि हर आदमी मीडिया से बात करता था। लेकिन ये ऑपरेशन कुछ ऐसा हुआ कि कब लोग नोएडा आए, कब इनकाउंटर हुआ, तो पूरा लखनऊ जो है वो प्रशासन से लेके मीडिया तक स्तब्ध था कि ये कैसे हो गया। मतलब जिसके बारे में कहा जाता है कोई उसको पकड़ नहीं सकता है, वहाँ से किडनैपिंग भी छूट गया, AK-47 रिकवर भी हो गया, 3 लोग मारे भी गए। खैर, तो वो जो उसकी सफलता ने जो है वो हम लोगों को एक उत्साह दिया कि ऐसा नहीं है, और सारे प्रशासन को उसमें जो है वो एक बल दिया। और पूरा जो एक हम मुझ पे दाव लगाया उत्तर प्रदेश सरकार ने कि नहीं हो सकता है, वो उसी सफलता के कारण कि यदि एक सफलता इस आदमी को पहली बार मिली है जिसने बिना किसी को बताए हुए इतने गुपचुप तरीके से, इसने गोपनीय तरीके से काम किया और इसको सफलतापूर्वक इस इनकाउंटर को करवा के उसको निकलवा के, और जब सफलता मिल गई तब इसने सबको बताया, मीडिया को भी बताया, सरकार को भी बताया, अपने ऑफिसर को भी तभी, सीनियर ऑफिसर को तभी बताया जब ये सफलता मिल गई। अच्छा। तो यदि इतने गोपनीय तरीके से ये काम कर सकता है तो इसमें शायद ये काबिलियत है कि STF चला सकता है। तो उन्होंने जो है ये दाव मुझ पे खेला। शायद मैं इस पूरे जो स्टेक यूपी गवर्नमेंट ने मुझ पे लगाया उसके श्रेय मैं उसी विवेक लधानी अपहरण कांड को देता हूँ कि हम उस पर सक्सेसफुल हो पाए। और उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे सफलताएं मिलने लगी और स्टे बनने के 5-6 महीने के बाद हम लोगों ने कर लिया था। जो लोगों को लग रहा था कि सालों साल लगेगा, कोई कहे सिंगापुर गया है, कई कहानियाँ थी, बट हम क्रक्स पता था कि हमें कि कैसे करना है, और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने उसको बिल्कुल समय से जो है वो कर लिया। कॉफी लीजिएगा। श्री प्रकाश शुक्ला, क्या कैरेक्टर था ऐसा कि आपको मेरठ से लखनऊ तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को बुलाना पड़ा, STF बनानी पड़ी, और क्या कभी उससे आपकी खुद की बातचीत कभी हुई? वो क्या कैरेक्टर क्या था शिव प्रकाश शुक्ला? क्या था कि दूसरा नॉर्मल जो एक अपराधी का एक प्रोफाइल होता है कि उसको छोटे मोटे क्राइम से शुरू करता है, और छोटे मोटे क्राइम से शुरू करने के बाद फिर वो ग्रेजुएट करता है, किसी बड़े गैंगस्टर को ज्वाइन करता है, उसका गैंग का मेंबर होता है, फिर कुछ जेल जाता है, जेल में कुछ शिक्षा मिलती है, फिर जाके वो ग्रेजुएट करता है और बड़ा क्रिमिनल बनता है। तो ऐसे लोगों के बारे में तो आपको पता है कि कैसे करना है, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसको मालूम है कैसे हैंडल करना है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, आपको पता होता है। बट इसका प्रोफाइल कुछ ये था कि ये बिल्कुल एक छोटा सा कोई क्राइम इसने आज जुवेनाइल किया था, इसके सिस्टर को किसी ने छेड़ा था, उसमें इसने कुछ मार वार दिया था, तो एक जुवेनाइल जस्टिस में इसका साथ हुआ था। उसके बाद सडनली जो है ये लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि इसकी सोच जो है वो बड़ी डिफरेंट हो गई कि इसने जो ये सोचा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रेलवेज है, मैक्सिमम क्राइम तो पैसे के लिए होता है, उसका जो ठेका जो है उसकी सारी की सारी जो पैसे या इनकम है वो यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्टिंग गैंग है हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इनको जाता है। तो इन दोनों को जो है वो यदि हमें टेकअप करना है तो हमें जो है वो बिहार, यहाँ से बाहर कुछ सोचना पड़ेगा। और उसने जो है वो बिहार के जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल थे उनकी तरफ देखा और उनके तरफ जाके और उनको इन्वाइट किया। और उनके पास बिहार में उस टाइम में क्राइम तो बहुत था लेकिन पैसे बहुत नहीं थे। उनके क्रिमिनल्स को लगा कि भाई यदि ये हमें बुलाता है और हम यदि यहाँ पे क्राइम करें, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर गोरखपुर में ठेके हमें मिलने लगे तो फिर तो हमारी बड़ी पौ बारह है। तो दोनों को ये जो है वो सूट करता था। और उसमें जो है वो ये मोकामा गया। मोकामा जो है इसने सूरजभान सिंह और उसके गैंग के लोगों को पकड़ा और वहाँ जाके उसने जो है वो बिहार गैंगस्टर को इन्वाइट करके और क्राइम किए। तो क्राइम जब इसने शुरू किया तब तक किसी को पता भी नहीं था। जैसे कि
हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही अपराध की दुनिया में इतने बड़े नाम थे, पता नहीं उस समय आप लोगों को है कि नहीं, कि इनके कारण जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह थे वो गैंगस्टर एक्ट लेके आए। इन दोनों को टेमगढ़ में SPRA उस टाइम में एडिशनल SP गोरखपुर भी रहा जब इन लोगों का पूरा वो चल रहा था, और पूरा ऑलमोस्ट कास्ट बेस्ड जो है वो इनके गैंग्स थे और बहुत पूरे यूपी में फैले हुए थे। इनका बहुत बड़ा गैंग चार्ट था। तो पहले इसने जो है वो बीइंग, अच्छा ये ब्राह्मण था तो वो एक चीज़ तो ब्राह्मण ठाकुर वाली तो उस एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। तो इसने पहले वीरेंद्र शाही को टारगेट किया, द अपोजिट गैंग, और पहला जो उसने अटैक किया उसमें उसके गनर मरे लेकिन वो सर्वाइव कर गया, वीरेंद्र शाही। लेकिन दूसरा अटैक जब लखनऊ में किया, जब वो बच्चे को छोड़ने जा रहे थे, जो आपने शहर में देखा होगा, तो उसमें जो है वो मारा गया। अब यदि वीरेंद्र शाही की हत्या होती है तो सबसे नॉर्मल पुलिस का ट्रेडिशनल काम होता है कि हरिशंकर तिवारी के गैंग ने किया होगा। तो हरिशंकर तिवारी के गैंग के पीछे जो है पुलिस लगी और किया, तो हर तरह से पता चला कि कहीं से भी हरिशंकर तिवारी के गैंग के किसी मेंबर का इसमें कोई हाथ नहीं है। और तब पता चला कि इसमें कोई नया क्रिमिनल का हाथ है। तो उस नए क्रिमिनल की खोज में जाते जाते ये नाम आया कि ये बंदा जो है शिव प्रकाश शुक्ला है और इसने जो है मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ करने की है। फिर उसके पीछे जो है वो उसको पुलिस ढूंढने के तलाश शुरू की, और तब तक ये एक पर एक और कई क्राइम उसने जो है कोई बिहार में जाकर उसने कभी एक मंत्री को मार दिया। तो ये जो सेंसेशनल अपराध होने लगे 2, 4, 5 और उसमें इसका नाम आने लगा, वो सडनली कहते हैं ना कि स्टॉक को बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया इस क्रिमिनल को। और ना कोई जानता था, ना पहचानता था, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना फोटो था। तो इसने जो है एक जो अननोन का फियर जो होता है, वो अननोन के फियर ने इस आदमी को बहुत बड़ा बना दिया। जबकि एक सामान्य क्रिमिनल था, सामान्य आदमी था, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो बिल्कुल जो है वो एक ऐसा ड्रेडेड नेम बन गया कि बिहार यूपी दोनों की पुलिस जो है वो इसको ढूंढने लगी। शुरू से हमने आगे भी हमने गाजीपुर में मुख्तार बहुत लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उसमें ये मेरा एक वो मैंने डेवलप कर लिया था कि कैसे जो है वो सब कुछ होते हुए भी चीज़ों को गोपनीय ढंग से किया जा सकता है। किस पर विश्वास करना है, किस पर भरोसा करना है, कैसे छोटी टीम बनानी है, कैसे उसको टास्क करना है, कैसे समय से पहले प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का कि हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। तो इस कारण से जो है वो सफलता मिली। और STF में फिर हमने भी वही किया कि जितने सारे लोग आए उनको कि शादी वर्दी में रहना है, जो गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी है उसके बारे में पता नहीं होना चाहिए कि हमारी गाड़ियाँ हैं। उनके नंबर प्लेट हम बदलते रहते थे, गाड़ियाँ बदलते रहते थे। जो गाड़ियाँ पुलिस में नहीं होती हैं नॉर्मली एम्बेसडर के अलावा, बाकी उन गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे। तो वो इस्तेमाल करते हुए और मोबाइल सर्वेलेंस वाला जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, इसको करते हुए जो है हम लोग लास्ट टाइम पहुँचे थे कि जब हम ये लगा कि हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं और ये जो है वो दिल्ली में कहीं पे है। और फिर वही वो एक टेक्नोलॉजी में दिमाग हम लोगों ने लगाया कि वहाँ पे एक लैंडलाइन फ़ोन था उसके घर पे, जहाँ पे उसने किराए पे लिया हुआ था। और हम लोगों ने इंश्योर हो गए कि यहाँ पे जो है इन लोगों ने इनका रहने का कोई ना कोई जगह है, कमरा है। और फिर जब दूसरे तरीके से हम लोगों ने कंफर्म किया तो पता चला कि कुछ 2-3 यंग अनमैरिड लोग रह रहे हैं इन फ्लैट्स में, बाहर से खाना आता है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल के हम श्योर हो गए कि ये यहाँ पे है। एंड एक पहचानने की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उसमें जो है वो एक इसका एक साथ ड्राइवर था इसका, उसको हम लोगों ने तोड़ा था। तो उसके उसी क्रम में जो है वो हमने एक शिव प्रकाश दाढ़ी का इनकाउंटर किया गोरखपुर वाले का, फ्लाइट से उतार के। वो ये समझ के शिव प्रकाश शुक्ला, दैट्स ऑल अनदर स्टोरी। उस पर 1 लाख का इनाम था, वो भी बहुत बड़ा क्रिमिनल था गोरखपुर का। तो उसको जो है जो हमारा ये बंदा था ड्राइवर कैट जिसको कहते हैं, उसने मना कर दिया कि ये नहीं है। लेकिन यहाँ जब हम लोगों ने उसको फॉलो किया और चीज़ें देखी, उसने कहा कि हाँ ये है। तो फिर जो है वो हमारी टीम लगी और उसकी जो है वो लंबी लंबी बात करने की आदतें होती थी लड़कियों से, इससे उसे। तो उसी में जो है वो एक PCO में जो है वो ट्रेस हुआ, और ट्रेस होने के बाद जब तक उसको शक हो गया और वो चेज के बाद उसका इनकाउंटर जो है वो हुआ। दैट वाज हिज लास्ट डे। श्री प्रकाश शुक्ला, आप फ़ोन सर्विलांस पे सुनते भी होंगे, जो मैंने पहले ही पूछा, उसका व्यक्तित्व क्या था? मतलब लड़कियों से बात करना है, और लेकिन उस वक्त तो उसको पता चल गया होगा कि मतलब वो एक बहुत बड़ा माफिया डॉन हो गया है, पुलिस उसको खोज रही है। तो उसको डरा या उस तरह की कोशिश नहीं की? क्या वो पुलिस को धमकाता ही था? पुलिस को धमकाता था। उसका एक मॉडस ऑपरेंडी था, पता नहीं इतने कम उम्र में कहाँ से चीज़ें उसने सीखी थी कि जहाँ किसी को भी वो फ़ोन करता था, वो फ़ोन करने के बाद फिर मीडिया को फ़ोन करता था कि हमने फलाने को आज धमकाया है। बड़े लोगों को जो फ़ोन करता था, और अच्छे खासे लोगों की जो है वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी, जो बड़े बिल्डर्स होते थे, जो बहुत सारे लोग होते थे। तो वो उसका था कि पब्लिसिटी भी जो है वो लेना है, और माने पत्रकारों को भी यूज़ करता था। मैं एक ढंग से यदि कहूँ तो बड़े बड़े अखबारों के पत्रकारों को बाईलाइन चाहिए होता था, तो उसके लिए जो है कुछ का कुछ कह के उल्टा सीधा कुछ भी वो छपवाता था। उसने मीडिया को का बहुत ही जो है
वो दुरुपयोग किया और उसको पता था। जैसे मैंने आपको कहा कि शुरू में जो है कई फर्जी जो है वो इतना टेरर हो गया था कि कोई भी छोटा मोटा अपराधी जो है किसी को फ़ोन करता है, मैं शिवप्रकाश शुक्ला हूँ और मुझे पैसे चाहिए 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, वो ले लेता था, वो हमें बताता था। जब तक हम पकड़े तो पता चला कि फर्जी। तो वो जानता था कि उसका नाम कितना आगे जो है वो बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते उसकी जो महत्वाकांक्षाएँ थी वो निश्चित रूप से इतनी बढ़ गई थी कि करने के बाद वो बहुत बड़े पैसे की बात, बहुत बड़े एम्पायर की बात, और कहीं ना कहीं से उसके दिमाग में था कि हम जो है वो पॉलिटिकली सेटल करेंगे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। सब चीज़ें उसके दिमाग में आ गई थी। धीरे धीरे जब इतने सक्सेस उसको एक के बाद एक मिलने लगा और दिन रात जो है वो मीडिया, अखबार वही उसी का नाम जप रहे हैं, तो उसको नेचुरली जो है उसके बाद फिर वो पॉलिटिशियंस के पास आने जाने लगा, जिसमें एक नई कंट्रोवर्सी हुई कि उसके इनकाउंटर के बाद एक मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो राजनीतिक इसके संपर्क रहे हैं उसके बारे में जांच की जानी चाहिए, और वो मुझे जांच दी गई। और वो बड़ी संकट का वो था कि मुझे वो रिपोर्ट तैयार करनी थी, और मैंने रिपोर्ट तैयार की। बस 2 ही 3 कॉपी हमारे पास थी। आपके इंडिया टुडे ग्रुप में हमारे सुभाष थे उस टाइम में, ही इज़ नो मोर। तो उन्होंने क्लेम किया, फ्रंट पेज छापा इंडिया टुडे में कि वो उसकी रिपोर्ट हमारे पास है। उनके पास थी। क्या था बता दिया, आज बता दिया हमारे पॉडकास्ट में कि कौन-कौन नेता थे श्री प्रकाश शुक्ला। आप मेरी बात तो सुनो। मैंने जो वो रिपोर्ट बनाई थी उसकी सिर्फ 3 कॉपियाँ थी। एक मेरे पास थी, एक हमारे जरा श्रीवास्तव के पास थी, एक माननीय मुख्यमंत्री जी के पास थी। तो उसमें जो भी कई लोग थे, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई, और उसमें जो है वो उससे ये लगता था कि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं थी, और करीब करीब हर तरह के, हर पार्टी के जो है किसी न किसी आदमी से संपर्क में था। और दूसरा होता है कि आप जो हम कहते हैं कि इनके पॉलिटिकल कनेक्शन, तो वो 2 तरह के होते हैं। पॉलिटिशियन की चीज़ों को भी आज आफ्टर रिटायरमेंट आई अप्रिशिएट कि आप बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, आपके पास कोई क्रिमिनल पहुंच जाए या क्रिमिनल आपसे वो करे, तो आप सडनली उससे झगड़ा नहीं कर सकते, आप पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ तुम उठा लो उसको। इतना आसान नहीं होता है। उनको भी डर होता है, उनके राजनीतिक बहुत सारे कंपल्सन्स होते हैं, तो बहुत सारे टाइम में उनको वो इंटरटेन करते हैं अपनी मजबूरी में। तो उन मजबूरियों को भी समझना पड़ता है। आप एज ए यदि डिस्पैशनेट होकर उसको देखेंगे तो आपको समझना पड़ेगा कि पॉलिटिशियन की मजबूरी क्या है। क्राइमेंस तो उसको कहते हैं जो एक्टिवली उसमें घुस के क्राइम का हिस्सा लेता हो, क्राइम का पार्ट करता हो, उसको बचाता हो, थाने पे जाकर उसको छुड़वाता हो। उसको यदि इस हद तक कोई पॉलिटिशियन जाता है तो आप उसको क्राइमेंस कह सकते हैं। लेकिन वो सेंसेशनलाइज करने के लिए आप किसी का नाम ले लेकर उसके घर पे गया, उससे बात की, उससे फ़ोन पे बात करता था, वो भी दुआ सलाम में हाँ हाँ करता था, डजंट मीन कि दरोजे मतलब नेक्सस जो है इससे बड़ी कोई चीज़ होती है जिसमें कोई प्रोएक्टिवली पॉलिटिशियन भी जो है उसके क्राइम सिंडिकेट में उसको हेल्प करता है उस क्राइम को कमिट करने के लिए। तो वो डिफरेंट चीज़ें थी। मैं नाम किसी को नहीं दूंगा। कई ऐसे नेताओं का बही खाता आपके पास था। आया नहीं कभी? आया गुपचुप। आपके इंडिया टुडे, आप इंडिया टुडे का उस टाइम का रिपोर्ट खंगालो, आपको मिलेगा। सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट होगी। अच्छा, ठीक है, वो रिपोर्ट हमारे दर्शक पढ़ लेंगे। अब अगर हम बात कर लें कि अच्छा देखिए, उत्तर प्रदेश में तो वैसे कई नेता हैं अभी भी घूम रहे हैं जो माफिया, और पहले कई छुटभैया होते थे, आज सफ़ेद पोश बन के घूम रहे हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी कि अच्छा, मुख्तार अंसारी की बात बहुत रही है, अभी मर गया वो। मुख्तार अंसारी की बादशाहत को पहली चुनौती आपने दी। आपका क्या ये माफियाओं से क्या कुछ पर्सनल गरज था क्या? कोई पर्सनल गरज था, हमारी किस्मत कहती है ना, जो कुंडली होती है ना, उस कुंडली में कुछ कहीं लिखा होगा। तो ऐसा है कि जब पहली बार कल्याण सिंह जी की आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक वो नारा दिया था कि माफिया मुक्त, भयमुक्त समाज। और भयमुक्त समाज में उन्होंने कहा था कि मैं जो है वो बड़े बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, जो अभी आप देख रहे हैं। तो कल्याण सिंह साहब पहले सीएम थे जिन्होंने खुलेआम कहा था कि मेरा किसी क्रिमिनल से संबंध नहीं है और मैं किसी क्रिमिनल को जो है वो नहीं रहने दूंगा, और सोसाइटी को, यूपी की सोसाइटी को मैं माफियाओं से दूर करूंगा। तो उसी क्रम में अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो है शैलजाकांत मिश्रा, वीके सिंह, बुलंदशहर में डीपी यादव के खिलाफ खूब कार्रवाइयाँ हो रही थी। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बड़े बड़े डॉन कोई कर नहीं पा रहा था। तो मैं माफ करिएगा टोक रहा हूं, क्यों नहीं पा रहा था? क्योंकि नेता और गुंडा में फर्क नहीं था ना, इस वजह से नहीं पा रहा था। और कोई उपयुक्त इस काम को करने के लिए आपको बहुत अपने आप को स्टेक पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे एज पुलिस ऑफिसर ऑल्सो आपको बहुत सारे कुछ स्टेक पे लगाना पड़ता है, दाव पे लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग घर पे जाते हैं, मैं क्यों करूँ, मैं साइड में ही रहूंगा, परिवार है, ये है, मतलब एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी। बहुत से पुलिस अधिकारी हैं, सारे पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी हैं, चेहरा चमकाते हैं। हाँ, तो आज की दौर में भी, लेकिन हिम्मत नहीं होती है। मैं एक अधिकारी से मिला था, आप माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश के, अब तो वो बहुत बड़े पद पर हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में। वो बोले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जब मीटिंग होती थी, उसमें बहुत से ऐसे आईपीएस अधिकारी थे जो मुख्तार और अतीक का नाम तक नहीं लेते थे, डर के मारे।
तो ये भी बात सच है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। तो खैर अब आ जाते हैं मुख्तार पे। तो क्या तो फिर जो है वो मैं एसपी कानपुर था, उसकी भी अलग कहानी है। तो उस टाइम में जो है उन्होंने कहा, और उस टाइम में एक संभावना ये थी कि उस टाइम आतंकवाद भी घुस रहा था यूपी में, तराई में। तो वो चल रहा था कि मुझे बिजनौर और गाजीपुर 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से क्या गया। फिर मुख्यमंत्री जी ने चॉइस किया कि नहीं, आपको वहाँ जाना है और वहाँ के जो माफियाज हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, हम बिजनौर के लिए किसी और को ढूंढेंगे। मतलब कल्याण सिंह आपको हर उसी जगह भेजे जहाँ माफिया और जहाँ एक बन जाता है आदमी का काम करने का रिकॉर्ड। जैसे एसपी सिटी कानपुर का मेरा जो 2-2.5 साल का टेन्योर था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लगा कि आदमी, हम बात करेंगे उस पर, कानपुर पे भी पहले मुख्तार की बात, ये हिम्मत कर सकता है। तो उन्होंने जो ये बात हुई, और सबसे बड़ी बात थी कि हमारे डीजीपी जो थे ना, प्रकाश सिंह साहब, वो एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत थे, एक लीडर थे, और उनके लीडरशिप में हम सब कर रहे थे। मतलब इंडिविजुअल हम हिम्मत भी कर पा रहे थे, क्योंकि डीजी लाइक प्रकाश सिंह जो है वो हमारे सभी चीज़ को देखने के लिए तैयार थे कि आप काम करो, बाकी सब हम देख लेंगे। और उतना हिम्मत उन्होंने बाकी लोगों को दिया था और सपोर्ट किया था, तभी हम लोगों की भी हिम्मत बनी थी। तो प्रकाश सिंह साहब ने ये कम्युनिकेट किया, और फिर जो है वो हम वहाँ गए। तो वहाँ गाजीपुर जाने के बाद जो है वो वही परिस्थिति थी कि सारा थाना सबके बारे में कहता था कोतवाली में कि वो मुख्तार घर पे जाता है, वो उसका दरबार करता है, वो उसका दरबार करता है। तो वो बड़ा मुश्किल था कि किस पर भरोसा करो। मतलब आप थाने कोतवाली में गए? हाँ, कोतवाली में गए, और वहाँ जब पता किया तो उनके बारे में जनरल चर्चा थी। चेहरा मुझे याद है, नाम भी याद है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि कोतवाल साहब जो है वो दरबार में जाते हैं, मुख्तार अंसारी के दरबार में जाते हैं जब वो गाजीपुर में आते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में थी कि आप जहाँ कोई भी चीज़ आपने यहाँ कहा गाजीपुर पुलिस में, तो दूसरे पल जो है वो पहुँच जाएगा। तो उन परिस्थितियों में काम करना था। और आप ये नहीं कह सकते कि सबको बदलो, ऐसा होता नहीं है, आपको उन्हीं सब लोगों से काम लेना पड़ता है। बस ये है कि, और वो सब जो है लीडरशिप की तरह देखते हैं। मतलब हमारी सारी पुलिस फोर्स जो है वो 1-10% जो है ख़राब हो सकती है, 1-10% बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन 70-80% जो बीच वाली है ना, वो नेता को, मतलब एसपी को देख के चलती है कि एसपी इधर है तो इधर है, हम इधर हैं तो उधर है। तो धीरे धीरे, लेकिन आपको टाइम भी लगता है। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन एक्चुअली यदि कोई कर पाए, और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश उस टाइम में भी था, है ही, कि आपने कानपुर में यदि कुछ करके आया है, किसी को सपोर्ट करके आया है, आपका एक बना है, तो वो तुरंत गाजीपुर नहीं पहुंचता था। उस टाइम में टाइम लगता था, और छोटे स्टेट में तो फटाफट आपके पहुंच जाते हैं। आज एएसपी आपको लोग पता चल जाता है कौन क्या कर रहा है। तो मैं चूँकि बनारस में था, तो बनारस के से कुछ लोगों को पता था कि बनारस में कैसा मैंने किया था एज एएसपी। तो फिर मैंने एक दूसरा रास्ता सोचा कि मैंने यदि मोहम्मदाबाद में मुख्तार का हेडक्वार्टर था, तो मैंने दूसरी तरफ करंडा थाना में जो है एक क्राइम मीटिंग रखी। और मैंने कहा कि क्राइम मीटिंग के लिए जो है मैं घूम के क्राइम मीटिंग करूंगा हमेशा गाजी। तो पहली क्राइम मीटिंग जो है करंडा में है, जो शहर से बाहर है, तो आप लोग आ जाओ। ये करके मैंने नोटिस भेज के सबको कर दिया, और सबने फ़ोन कर दिया स्टेनो कि वो आज क्राइम मीटिंग साहब जो है करंडा में करेंगे। तो साहब वो सब लोग वहाँ आ गए, और वहाँ मैंने जो है फोर्स वगैरह को अलग से बुलवा के रखा था ट्रक व्रक के साथ। और जब सब हमारे SO आ गए, तो हमने कहा कि क्राइम मीटिंग तो बाद में होगी। अभी जो है मुख्तार के खिलाफ जो है कुर्की के वारंट थे उस टाइम, 82-83 CRPC कहते थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुर्की भी कर पाए, मतलब सवाल ही पता नहीं होता। तो हमने कहा कि ये जो है 82-83 का वारंट है, और उसको जाके तामील करना है, मुख्तार के घर की कुर्की करनी है। अब सब जो है एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। तो मैंने कहा सीधी सी बात है कि आपको करना है, यदि रहना है आपको तो आपको करना है। और मैंने लिखित आदेश आपको दिया, और फिर थोड़ा सा पेप टॉक करना पड़ता है, उनको हिम्मत बढ़ानी पड़ती है कि मैं आपके साथ हूँ, डीजी साहब ने मुझे भेजा है, CM का सपोर्ट है, आप बिल्कुल आंख बंद करके करो। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं सबसे पहले किसी को कुछ होगा तो मैं अपना गर्दन फंसाऊंगा। वो थोड़ा जो है लीडरशिप में आपको इन सारी बातों से बात करनी पड़ती है। हालांकि भरोसा करने में टाइम लगता है, बट वो पता नहीं मेरी बात में क्या थी कि उन्होंने जो है एक नए SP के बात पे जो है पूरा भरोसा किया, और वो वहाँ गए, और कुर्की ऐसी कुर्की हुई कि वो आज तक ऐसी कुर्की कभी हुई नहीं। एक उनका जो है सारा दरवाज़ा, सब एक चीज़ निकाल के जो है वो बाहर लोग ले आए। अब ये होने के बाद जो है वो दूसरे दिन उनके भाई अब विधायक थे अफजाल अंसारी जी, बाद में तो मेरे सबसे मुलाकात होती थी। तो उन्होंने जो है पूरा विधानसभा ठप कर दिया कि अब उन्होंने जो है कुर्की की तो हमारा सामान क्यों लिया। अब एक कोई आदमी जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो बटा तो है नहीं कि ये कुर्सी उसका है, वो टेबल उसका है, ये बर्तन उसका है, तो ऐसा तो था नहीं। तो इसलिए उनके नाम, उस मकान के नाम की कुर्की थी, हमने कुर्की की। तो पूरा उन्होंने जो है विधानसभा ठप कर दिया कि जब तक SP का ट्रांसफ़र नहीं होगा हम जो है वो विधानसभा ठप नहीं। 1 दिन रही या 2 दिन रहा, लेकिन वही कल्याण सिंह साहब का स्ट्रेंथ था, उन्होंने कहा कि आपको जितना दिन ठप करना है कर लीजिए, SP ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसने बिल्कुल सही किया, आपको जो करना है कोर्ट में करिए।
तो 2 दिन विधानसभा ठप होने के बाद फिर उन्होंने जब रिफ्यूज कर दिया, फिर जाके धीरे धीरे लोगों में लगने लगा कि ये आदमी जो है वो फिर मुख्तार के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और फिर जो है वो मुख्तार के खिलाफ हमने एक टीम बनाई और फिर फॉलोअप उसका जो है वो शुरू किया। उस टाइम में वो पंजाब की तरफ था, वो खैर अलग कहानी है मुख्तार को फॉलोअप करने का। तो वो शुरुआत हुई थी। गाजीपुर की पोस्टिंग आप थी, तो आपने समझा होगा गाजीपुर में तो मुख्तार अंसारी, कृष्णानंद राय, क्या सिनेरियो था गाजीपुर का? वही था कि एक तो गाजीपुर एक पुराना जो है वो लेफ्टिस्ट सेंटर रहा था, वहाँ कम्युनिस्ट आसपास के पूरा एरिया जो था मऊ और गाजीपुर वगैरह। तो एक था कि वो लोग गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले लोग थे, लेकिन उसी में जो है क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो हो गए थे। और इसके बैकग्राउंड तो था ही अच्छे घर का था, इनके फैमिली हिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी रही है। और उसमें जो है वो एक ऐसा विवाद हुआ 2 ग्रुपों के बीच में, कौन कौन? ब्रिजेश सिंह की फैमिली और मुख्तार के बीच में, और जो कि एक बिल्कुल पैरेलल गैंग जो है वो बन गया। वो पैरेलल गैंग फिर ऐसा बना कि एक गैंग जो है वो वहाँ हरिशंकर, वहाँ तो सबसे बड़े जड़ तो 2 थे, हरिशंकर तिवारी, मुख्तार अंसारी का अलाइनमेंट हरिशंकर तिवारी से हो गया और विजय सिंह का अलाइनमेंट वरिंदर शाही से हो गया। वो फिर ऐसी ढंग से वो पूरा ग्रुप जो है वो लगा। फिर बढ़ते बढ़ते इनकी स्थिति ये हुई कि इनकी जो है वो दाऊद इब्राहिम से भी कनेक्शंस होने लगे, वहाँ के चले गए। मैंने तो लिख के पूछा था और ऐसी बात थी कि आपस में दाऊद इब्राहिम दोनों से, मतलब ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड है। जब मैं एजेंसी ने जो है मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि दोनों काम कर, वो दोनों से काम करवाता है, अलग अलग ढंग से काम करवाता है, दोनों की जरूरत। दाऊद इब्राहिम ब्रजेश सिंह से और मुख्तार अंसारी दोनों से काम करवा। जे हॉस्पिटल की शूटिंग जो है वो दाऊद के लिए ब्रजेश सिंह ने भी किया और मुख्तार अंसारी ने भी उनके लिए क्राइम किया। दोनों ने जो है दाऊद के लिए काम किया हुआ है ऑन रिकॉर्ड। तो ये है कि उन दिनों ये इतना ज़्यादा जो है वो नहीं थी चीज़ों को, लोगों को पता नहीं चलता था। एक आध आर्टिकल कहीं आती थी किसी मैगजीन में जब डिटेल इन चीज़ों का आता था कि क्या है, बट ये जो है वो फैक्ट था कि दोनों उसके लिए काम करते थे। तो ये दोनों जो है ग्रुप बना और फिर ये लंबा जो है वो फिर उसके बाद इन दोनों में से कई लोगों के गैंग मेंबर से इनकाउंटर हुए। ये दोनों अपना अलग अलग रहे, कई बार गिरफ्तारियाँ हुई, छूटे। फिर जब मैं एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था तो ये जेल में था, फिर मैं जेल में से भी ये ऑपरेट करने की कोशिश करता था, वहाँ मैंने जो है उसको मॉनिटर करने की कोशिश की और बाद में तो फिर जो डेथ है मैं उसको चला गया था। तो ये है मुख्तार अंसारी की कहानी। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और जो इसके पहले भी कई अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, कुल मिला के मुझे जो समझ में आ रहा है वो समझ में आ रहा है गोरखपुर, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही यही ही असली माफिया डॉन थे क्या? हाँ। इन्हीं का वर्चस्व था। इन्हीं का वर्चस्व था, क्योंकि इसका कारण ये था कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर था, जहाँ पर कि बड़े बड़े ठेके होते थे पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जब भी होता है तो उसका एक इंटरेस्ट होता है पैसा, मतलब पैसा, जिससे उस ढंग का पैसा हो कि जिससे वो गैंग जो है वो आगे बढ़ सके। तो ये एक ऐसा जगह था गोरखपुर जहाँ पे NER के जितने भी ठेके होते थे उसको इन लोगों ने धीरे धीरे मोनोपलाइज करना शुरू किया और उससे जो भी आमदनी हुई वो इन्होंने क्राइम को जो है वो फ्लरिश करने के लिए, पैसा भी कमाने के लिए और क्राइम का जो एम्पायर और सिंडिकेट है उसको फ्लरिश करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ट्रू सेंस में जो हम जिसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहते हैं वो इस ढंग से गोरखपुर में इस इंटरेस्ट के साथ जो है इन दोनों गैंग ने जो है वो शुरू किया। और एक सूचीबद्ध गैंग पहले जो हमारे यूपी में गैंग सूचीबद्ध होते थे वो डकैतों के होते थे, जो बिहार में डकैतियाँ करते थे। वो उसके बाद ये पहला इस टाइप का इतना बड़ा गैंग था जो कि शहर में ऑपरेट करता था। क्राइम का सूरत जो है, जो नेचर ऑफ द क्राइम चेंज्ड। पहले क्राइम बिहारों में होता था, बिहारों में होता था, डकैत होते थे, डकैतों की सूचीबद्ध गैंग होती थी, वहाँ पे ऑपरेशंस होते थे। आगरा में, मध्य प्रदेश बॉर्डर, आगरा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन बॉर्डर्स पे जो है वो क्राइम होते थे। ये क्राइम जो है वो शहरों में इतने बड़े रूप में जो आना शुरू हुआ, उसमें पहला वो सूचीबद्ध गैंग था यूपी का, जिसमें कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही का गैंग जो है वो लिस्ट हुआ था। और इन्हीं को जो है जैसे लगा, जब उनको पॉलिटिशियंस को या हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे कि सामान्य कानून से इन लोगों की कार्रवाई नहीं की जा सकती है, तो उन्होंने जो है वो पहली बार गैंगस्टर एक्ट जो है वो 86 में यूपी में लगाया, जिसमें कि स्पेशल पावर जो है वो पुलिस को दिए गए थे इन गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, इन गैंग्स की प्रॉपर्टी सीज करने के लिए, इनका फिनेंशियल जो बैकबोन है उसको तोड़ने के लिए। वो गैंगस्टर एक्ट आया था, जो बाद में कई एक्ट आने के बाद कमज़ोर हो गया, बट यूपी गैंगस्टर एक्ट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव था उन दिनों में इन गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में। मैं फिर से इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहूँगा, क्योंकि कितने बेहतर तरीके से किसी ने अभी तक बताया नहीं है। गोरखपुर में एक तरफ गोरखपुर में
गोरखनाथ मठ, जिसका अपना एक अलग दबदबा है, जिससे निकले योगी आदित्यनाथ। दूसरी तरफ मैंने कई बार सुना है हरिशंकर तिवारी का हाथा। हरिशंकर तिवारी अमर के उनके तो बेटे हैं, क्या करेक्टर थे हरिशंकर तिवारी? सुना कि एक, पता नहीं अब ये सही है कि नहीं, कि दाऊद इब्राहिम भी एक बार बोला था कि असली माफिया, हमसे बड़ा माफिया है हरिशंकर। क्या है सर ये हकीकत? बेसिकली वही है कि वहाँ से जो है वो जो हरिशंकर तिवारी क्या था और कैसे वो इतना बड़ा बना? वो वही छोटे छोटे क्राइम से शुरू करने के बाद फिर वही है ना कि जैसे एक टाइम हर क्रिमिनल का एक समय होता है। तो जैसे अभी हम लोग शिवप्रकाश शुक्ला की बात कर रहे थे कि उसके दिमाग में ये आया कि 2 क्रिमिनल ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, इनको जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, बिहार के उसको लाया। तो उस टाइम में भी जो है छोटे छोटे क्राइम देखते हुए लगा कि ये छोटी छोटी डकैती में तो बहुत कम पैसे हैं, कैसे एक्स्ट्रा पैसा हो सकता है। तो वो एक्सपोज हुआ इसके रेलवे के ठेके से, और रेलवे को ठेके को लेने के लिए वो क्या करना है, तो फिर जो है बल का उपयोग करना जो है, तो धीरे धीरे उसने जो है वो गैंग बनाया और छोटे छोटे अपराधों को छोड़ के इस तरफ जो है वो उन्होंने अपराध करना शुरू किया। और जहाँ जब आप देखते हैं कि कोई एक ऐसा है, दूसरे को दिखने लगता है कि इसमें बहुत पैसा ये कमा रहा है, दूसरा गैंग जो होता है, तो शाही के गैंग के लोग भी पहले इसी के पार्ट थे, फिर बाद में ये लोग जो है वो ब्रेक हो गए और फिर ये 2 राइवल गैंग बन गया, और राइवल गैंग बन के वहाँ पे उन्होंने क्राइम करना शुरू किया। तो क्राइम के पैसे से जो है वो वहाँ पे क्या था कि एक तो रेलवे का पैसा था, दूसरा आप जब गोरखपुर की पोजीशन देखोगे तो ये नेपाल बॉर्डर था। उस टाइम में नेपाल से स्मगलिंग, आज जो आप देख रहे हो कि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और ये सारा चीज़ें जो है वो स्मगलिंग होती थी, वो स्मगलिंग जो है वो वहाँ आप जो कह रहे हैं ना कि दाऊद ने कहा कि हमसे बड़ा ये है कि वो भी क्या है, स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के स्मगलिंग, अच्छे सामानों की स्मगलिंग। पहले कुछ मिलता नहीं था इंडिया में, कोई भी एक अच्छा कपड़ा हो ये हो तो सब वो नेपाल से स्मगल हो जाता था। तो वो नेपाल बॉर्डर की सारी स्मगलिंग जो है वो उसने मोनोपोलाइज़ की। और सोनौली एक जगह थी, सोनौली जो नेपाल बॉर्डर पे है, आज महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ उसने बड़ा सा हाथा बनाया, जिसको कि हाथा है गोरखपुर में भी है, सोनौली में भी हाथा, दोनों जगह मैंने रेड किया हुआ है। तो सोनौली वाले हाथे में जो है वो नेपाल से जो उनके स्मगलिंग के सामान होते थे वो वहाँ डंप करते थे, वहाँ पर रखते थे, और वहाँ से जो है वो पैसा जनरेट होता था। तो ये उस टाइम में जो है वो स्मगलिंग बहुत बड़ा बिजनेस होता था, सारा बॉर्डर नेपाल का खुला हुआ था। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो है जो सामान लाता जाता था उसको खेपिया कहते थे। वो खेपिया को जो है सामान रख के लेके जाना, पूरा जो है कस्टम्स पुलिस को कॉम्प्रोमाइज़ करना, उधर से सामान इधर लाना और इधर ला के फिर मार्केट में सप्लाई करके बड़े बड़े उसमें बेचना। अब आप देखो कि बात तक जब आप आए हो कि एक टाइम था कि मतलब जितनी ऑटो थेफ्ट्स होती थी वो सारे के सारे जाके नेपाल जाते थे, और नेपाल में जो है वो बिकते थे, और वहाँ पे फिर क्रिमिनल्स होते थे जो वो अगेन उसका संबंध जो है दाऊद से था। तो वो पूरा का पूरा वो एरिया जो है वो मिक्स्ड पॉपुलेशन का भी एरिया था। तो दाऊद के लोग जो है वो उस एरिया में काम करते थे, और वहाँ पे जो है शुरू में इसने जो है वो काफ़ी जमने नहीं दिया कि उसका अपना एरिया था, और फिर दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, और कॉम्प्रोमाइज़ के बाद नहीं आपने क्या दाऊद और हरिशंकर तिवारी के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? अरे ये एक्सप्लेन करिए क्या है। तभी तो यदि दाऊद और हरिशंकर तिवारी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तभी तो मुख्तार का दाऊद से कनेक्शन हुआ। तो दाऊद का ग्रुप वहाँ स्मगलिंग का काम करता था और यहाँ इनका स्मगलिंग का काम था। तो पहले इन दोनों में मतलब वो हुआ, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था मुस्लिम वहाँ का, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, जहाँ जिसके पास जिसको बाद में एजेंसी ने मैं जस्ट मैं दिमाग से उतर रहा हूँ, ठीक है, वो सारे मिर्जा। तो मिर्जा जो है वो इसका मेन हिटमैन था वहाँ पे। धीरे धीरे मिर्जा को उसने डेवलप किया था, मिर्जा जो है दाऊद के लिए काम करता था। तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुई, कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद फिर दोनों में समझौता हुआ, और समझौता हुआ कि कौन सा एरिया किसके पास है, कौन स्मगलिंग किसको करेगा। मिर्जा दिलसाद बेग, मिर्जा दिलसाद, तो मिर्जा दिलसाद बेग जो है वो उसका पॉइंट मैन था वहाँ पे नेपाल में, जो उसके तरफ से वहाँ पे काम करता था, और बाद तक जो है वो काफ़ी एक्टिव रहा, और सारे के सारे जो है वो आपके फेक करेंसी ऑटो थेफ्ट्स, जितने पूरे इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में जितने भी गाड़ियाँ चोरी होती थी सारे के सारे जो है वो उतर के नेपाल जाती थी, और नेपाल से जो है वो फिर दोबारा वो भेजता था। लोग कहते थे कि गाड़ियों के भी जो किडनैपिंग होती है, वो गाड़ी पहले मंगवा लेता था, फिर पैसे लेके गाड़ी छोड़ता था। तो बहुत सारे वो उस टाइम में थी पूरे। तो वो मिर्जा दिलसाद बेग बहुत बड़ा सेंटर था, वो नहीं वो दाऊद के लिए काम करता था। तो वो एक एक्सिस था जहाँ पे फिर इन दोनों के बीच में जो है वो हुई, और बाद में मिर्जा दिलसाद मारा गया। अच्छा, हाथा में आपने रेड की, मतलब हाथा
मतलब बड़ा चर्चित है, यहाँ तक मतलब आता है। और वहाँ भी सबसे बड़ी बात होती थी कि इतने सारे लोग उनके पेरोल पे थे तिवारी जी के, कि वहाँ भी जो है चुपचाप रेड करना और नहीं पता चलना बहुत ही असंभव काम था। ये पेरोल वाला हमें बताइए ना, ये जरा खुल कर बताइए, ये पुलिस वाला। नहीं, ये खुल नहीं, ऑर्गेनाइज क्राइम का डिफिनीशन है। जब आप पढ़ोगे ना ऑर्गेनाइज क्राइम में, तो बहुत सारी किताबें पब्लिश हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम को उसी को कहते हैं जो एक नेक्सस पे आधारित होता है। नेक्सस किसके बीच का? नेक्सस अपराधियों के बीच का, पुलिस के बीच का, पॉलिटिशियन के बीच का। वो जो नेक्सस के थ्रू जो अपराध होता है, जो कि आपको बाहर में मारकाट की, जब तक मारकाट की जरूरत ना हो तब तक चुपचाप जो है वो क्राइम चलता रहता है, कि आप भय और दबाव के कारण जो है वो क्राइम होता रहता है, पैसा उससे जनरेट होता रहता है। और जब उसमें कोई भय से जो है आतंक का माहौल बना के उन क्राइमों को किया जाता है, और जब तक वो कोई उसमें बाधा नहीं डालता है तब तक ये नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा क्राइम करें कि पुलिस का इधर जो है वो ध्यान रटे। और पुलिस वालों को, वही पुलिस वाले इस बीच में है जिनको आप पैसे जो है वो देते हो। और जैसे बॉम्बे जो है बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम का नेक्सस है, बड़ी लंबी कहानी होती है। खैर, वो एक हमने टेररिस्ट को पकड़ा था STF के दौरान ही, उसको हम ले गए थे वहाँ बॉम्बे में। तो वहाँ उसने जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम का बॉम्बे का उसका सब पता था। और जब बॉम्बे पुलिस के सामने उसने बकना शुरू किया तो सारे जो दाऊद के लोग थे सबको पुलिस जानती थी, और सब जो है 5 मिनट के अंदर बॉम्बे क्राइम ब्रांच में आ गए थे। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका नेचर ये है, प्रकृति ये है कि ये नेक्सस से ही काम करता है, ये मिला जुला के काम करता है। पत्रकारों के का ये बटा होता है इनके लोग, जैसे इनके लोगों के ग्रुप में एक वकील का सेक्शन होता है। यदि कोई आदमी पकड़ा गया तो उसके लिए कैसे जमानत करानी है, कैसे जेल से छुड़ानी है, कैसे पैरवी करनी है, वो अलग से सेक्शन है। एक दाऊद के ग्रुप का एक बंदा हमने पकड़ा था बॉम्बे में। उसका काम ये था कि पूरी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में खबरें निकलती थी, उन पूरे को पेपर कटिंग करता था भर दिन, और उस पेपर कटिंग को लेके दाऊद को भेजता था कि तुम्हारे बारे में आज क्या क्या निकला है। वो सिर्फ उसी का उसका काम था। उसके बाद पुलिस का पेरोल होता था कि ये पुलिस वाले हैं जो उनको आपको मदद करेंगे। जुडिशरी में आप उसमें हर जगह जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पैसे से वो खरीदता है। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, यंग IPS अधिकारी होंगे, कुछ दिन काम किए, CM जो है वो आपको हर उस जगह पर लेके भेज देते थे जहाँ पर माफियाओं का राज और दबंगों का। फैमिली आपको कुछ लगता, फैमिली में कोई लोग बात करते थे कुछ? तो होती थी नेचुरली, प्रॉब्लम तो होती है, या मतलब लोग कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसका काम कर्म ही आपको भगवान ने ऐसा दिया है कि आपको दूसरे की रक्षा करनी है, आपको दूसरे की सुरक्षा करनी है। तो दूसरे की सुरक्षा करने के बाद में यदि अपनी सुरक्षा के बारे में डर जाओगे या अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो किस मुंह से आप दूसरे की सुरक्षा करोगे, और कैसे आप कहोगे मैं असुरक्षित हूँ? जब मेरा एज ए डिस्ट्रिक्ट SP मेरा काम है पूरे ज़िले को सुरक्षा प्रदान करना, और मैं ये कहूँ कि मैं असुरक्षित हूँ, मुझे जो है वो एक लेयर लगा दूँ पुलिस वालों का मेरे अंदर का, मैं AK-47 लेके, तो ये कैसी सुरक्षा मैं दे पाऊँगा और कौन विश्वास करेगा मुझ पर? तो मेरा काम ये है कि यदि असुरक्षा है भी और समस्या है भी तो उसको हमको हैंडल करना है कि हम कैसे अपनी सुरक्षा खुद करें। और कई सारे मौके हुए, बच्चों को फॉलो करने की कोशिश की गई, बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई, बहुत सारी चीज़ें हुए। किडनैप करने? हाँ, तो ये यदि मैं इसको जाके आप हमें ये बताइए, ये लोगों को पता चलना चाहिए कि जब आज एक ऑफिसर वाकई में, फिल्मी नहीं, जब एक्चुअल में अगर वो लड़ता है माफियाओं से और गैंगस्टरों से तो क्या वो फेस करता है। क्योंकि आप तो अब इतिहास पुरुष हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास के पन्ने में आप दर्ज हैं, क्या फेस किया था उस वक्त आपने? गाजीपुर में भी हुआ था। गाजीपुर में भी मेरे एक ड्राइवर था, उसको उन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। एक तो मुख्तार अंसारी का गैंग था, एक दूसरा गैंग था काटू बकाटू सिंह का, यहाँ पे सैदपुर में। तो उन्होंने जो है वो बहुत परेशान थे, उन्होंने बहुत कुछ किया, कभी तांत्रिक हवन कराया, कुछ कर बहुत सारे कराए। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो इन्होंने जो है, क्योंकि कल्याण सिंह स्ट्रॉन्ग CM ट्रांसफ़र नहीं करते थे, तो वो जो है वो उन्होंने हमारे ड्राइवर को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और ड्राइवर ने जो है, बच्चा बहुत छोटा था, 2.5-3 साल का था, उसको जो है उसने कोशिश की उसको किडनैप करने की, बट जो गार्ड था उसने को पता चल गया, वो चल गया, तो राइट टाइम पे जो है हमने वो नहीं हो पाया। फिर जो है जब मैं STF में था तो श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने बबलू श्रीवास्तव गैंग को फॉलो किया था। तो बबलू श्रीवास्तव गैंग के लोग, मांगे सरदार वहाँ पे लखनऊ का था, तो उसने जो है वो गाड़ियों में पीछा करवाया था बच्चों को किडनैप कराने के लिए। तो वो भी पता चला, फिर उसको भी हमने जो है हैंडल किया, उन लोगों को किया। लेकिन उसका पब्लिसिटी करना, ये करना कि SP डर गया कि उसके बच्चों की किडनैपिंग की कोशिश की जा रही है, तो आप कैसे कर सकते हैं? ये कितना कंट्राडिक्टरी है। पप्पू यादव के काफिले को बिहार बॉर्डर पर आपने रोक दिया था जब वो ढेर सारी गाड़ी के साथ आ रहे थे, गाड़ी सीज कर दी, क्या था, क्या पोस्टिंग थी आपकी? मैं SP गाजीपुर था उस टाइम में, और उस टाइम उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो है 1993 में
हो रहा था। और ये पहला टाइम था कि यूपी में चुनाव था, बिहार में नहीं था, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए थे साथ ही साथ हुए थे। तो हमें जो है वो, अच्छा उस टाइम में टीएन सेशन जो है वो हो गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी का डंडा जो है वो निष्पक्ष चुनाव के लिए बिल्कुल चलता था, और हम लोग को भी सूट करता था कि चुनाव निष्पक्ष ही होना चाहिए। तो पटना से खबर आई कि यहाँ के जो है वो पप्पू यादव हैं, उनके साथ एक विधायक हैं और कई सारे लोग हैं, इतनी गाड़ियों में जा रहे हैं, इनके आर्म्स हैं, तो इसको जो है वो आप लोग मतलब कार्रवाई के लिए, उचित कार्रवाई के लिए। तो हमने उनको भेजा कि भाई यदि ये कर रहे हैं तो आईपीसी सीआरपीसी तो बिहार में भी है, तो आप क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? तो कोई जवाब नहीं आया। मालूम था कि नहीं करेगा, क्योंकि जो उस टाइम के पॉलिटिशियन थे उनका बड़ा चहेता पॉलिटिशियन था वो। तो हमने ये सोचा कि जो वो रोड आती है सबसे पहले हमारे यूपी में बलिया में घुसती है, तो बलिया में जो है वो शायद वो हमारे रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन बलिया वालों में कुछ नहीं किया। मुझे पता था कि नहीं करेंगे। उन सबको मालूम था कि अरुण कुमार ही को सामना करना था। तो खैर वो हमने जो है वो वही मोहम्मदाबाद थाना, जो मुख्तार का थाना है, वो हमारा पहला थाना पड़ता था। पहला थाना तो कुछ और था, सेकंड थाना, बड़ा थाना सबसे बड़ा वही था। तो वहाँ पे हमने जो है वो उनके स्वागत की सारी व्यवस्था कर रखी थी, सारा फोर्स लगा रखा था। और मुझे मालूम था कि बहुत सारे फोर्स के लोग पप्पू यादव को छूना नहीं चाहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया में रहता था उस टाइम में। तो संयोग से उस टाइम में हमारी जो है वो एक नागा की बटालियन आई थी, नागालैंड से चुनाव कराने के लिए, देती है ना इलेक्शन कमीशन हर जगह के स्टेट को। तो उन बच्चों को मैंने बुलाया, उनके साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया था और वो खुश थे। हमने कहा कि बच्चे ऐसा है कि वहाँ जाओगे तो एक बड़ा मोटा सा पॉलिटिशियन आपको मिलेगा, तो देखना उनका सारा आर्म्स कैसे सीज करना। उसके कमांडेंट को मैंने पूरी ब्रीफ कर दिया था, और उसको यदि जरूरत पड़े तो ठीक ढंग से उसकी जो है सेवा सत्कार करना, और तुम लोग लौट के आओ तो फिर हमारी तरफ से जो है मटन पार्टी तुम लोगों को की जाए। तो वो जो है वो लोग वहाँ गए और वो सारी कॉन्वाय को उन्होंने जो है वो पूरा आर्म्स लगा के पूरे कॉन्वाय को मोहम्मदाबाद थाने में कन्वर्ट किया, सारे आर्म्स सीज किए, सारी गाड़ियाँ सीज की, सारे लोगों को पकड़े, विधायक भी थे वहाँ गया के उस टाइम के। और उसके बाद लोग करना शुरू किया, मतलब पप्पू यादव को कोई रोक दे, ये तो उस टाइम में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी बिहार यूपी की पुलिस। तो फिर जो है पप्पू यादव पकड़े, तो फिर हमारे नागालैंड की पुलिस को तो पता नहीं था कि बिहार यूपी में नेता क्या होता है, गैंगस्टर क्या होता है। तो फिर उनका स्वागत सत्कार हुआ। तो स्वागत सत्कार ठोक दिया। तो स्वागत सत्कार के बाद जो है वो जब वो जेल गए, तो जेल से निकलने के बाद उन्होंने जो है वो पता किया कि कौन एसपी था, तो बिहार का। तो शायद बिहार का एसपी की इतनी हिम्मत की हमारे खिलाफ कार्रवाई करे, तो उन्होंने जो है वो थ्रेटन किया कि जो मेरा नेटिव घर था वहाँ दरभंगा में, वहाँ पे कुछ धमकाया लोगों को। तो ये आईबी ने एक रिपोर्ट सबमिट की कि उनको थ्रेट है उनके घर में और उनको, तो उनको जो है वो सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो मुझे ये कहा गया, मैंने कहा नहीं सुरक्षा क्यों, सुरक्षा हमारे घर में सुरक्षा लेके बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो मुझे पता था, फिर वो जहाँ का रहने वाला था वहाँ के एसपी के थ्रू मैंने मैसेज किया कि भाई तू बिहार का है, मैं भी बिहार का हूँ, तू निपटना है तो ऐसे निपट लेते हैं ना, उसमें क्या ऐसा क्या करना है। फिर धीरे धीरे मैसेज उसके पास गया, देन फिर उसको समझ में आई कि बात क्या है। फिर वो आया वापस तक। तो मैं डीजी आरपीएफ था, तो पप्पू यादव जी रोज़ ऑलमोस्ट डेली आते थे हमारे पास, तो हमारी बात होती थी। अभी भी बड़े अच्छे वो हैं। तो वो एक दौर था, उस दौर में जो है हम दो अलग अलग उस पे थे, तो वो घटनाएं हुई। मुन्ना बजरंगी का क्या किस्सा है? बड़े इनकाउंटर मुन्ना बजरंगी का हम लोग ने जब एसटीएफ बनाया था, उससे सबसे पहले इंसिडेंट था जिसमें हमें पता चला उसके बारे में, को दिल्ली में है, और हमें लगा कि हम उस टाइम में ये मुन्ना बजरंगी, सॉरी माफ करिएगा, मुन्ना बजरंगी कौन था? दर्शकों को ये भी बता दीजिए। मुख्तार मतलब मुन्ना बजरंगी है। मुन्ना बजरंगी जो है वो जौनपुर का रहने वाला क्रिमिनल था, जो मुख्तार अंसारी गैंग का था। और मुख्तार अंसारी वही हरशंकर तिवारी, वही जो अभी हम लोग लीनिएज की बात कर रहे थे, उसी में था। बहुत ही डेयरिंग और बहुत ही अपराध करने वाला था, और कई उसने जो है इस ढंग के अपराध किए थे। तो इसके होने की सूचना हम लोगों को दिल्ली में आई, और एसटीएफ हमारा तुरंत इस्टेब्लिश हुआ था। उससे पहले सिर्फ का शुक्ला से इनकाउंटर के पहले की बात है। तो हमें वो हिम्मत नहीं थी कि हम, या एक कहें कि कॉन्फिडेंस नहीं था हमें कि हम जाके दिल्ली में जो है वो इनकाउंटर कर पाएँ। तो वहाँ पे क्राइम ब्रांच में मेरा बैचमेट जो है सचिदानंद, वो था डीसीपी। तो हमने उनसे बात की, हमने कहा कि, तो उस टाइम दिल्ली में इनकाउंटर एसएन श्रीवास्तव। अच्छा। तो उसने कहा कि दिल्ली में तो उस टाइप का इनकाउंटर जैसे तुम लोग यूपी में करते हो नहीं। हमने कहा इनकाउंटर होता है, उसमें हम यूपी टाइप और दिल्ली टाइप क्या होता है। यदि कोई क्रिमिनल मिलता है तो उसको गिरफ्तार करने जाते हैं, और उसमें यदि वो फायर करेगा तो फायर रिटर्न फायर से करेंगे, जो जैसे ऑफिशियली होता है। तुम जैसे चाहो करो, वीडियो कैमरा करवा लो तुम, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हम जॉइंट टीम के साथ करेंगे। चलो आ जाओ, आप दिल्ली की टीम दे दो। तो दिल्ली पुलिस की टीम गई और एसटीएफ की टीम गई, और हम लोगों का जो है एक हाईवे पे वो आ रहे थे, और वहाँ पे इनकाउंटर हुआ, गोलियाँ चली, और बिल्कुल जैसा हुआ कि होने के बाद उनको अस्पताल ले गए। और इतनी सारी गोलियाँ लगने के बाद कितनी गोलियाँ लगी होंगी? मेरे ख्याल से कम 12-14 गोलियाँ लगी थी उस टाइम नौजवान को। उसका साथी जो है वो दूसरा मारा गया था, और वो बच गया, तो उसकी किस्मत थी, बच गया। तो वो उसके बाद उसका इलाज हुआ, वो काफ़ी दिन अस्पताल में रहा, फिर वो वहाँ से निकला, फिर बाद में जेल वाले और कई कांड जो आपने पढ़ा होंगे उसके बाद उसने किया, और जब उसका अंत होना था, अंत हुआ।
बबलू श्रीवास्तव गैंग की आपने बात की, कोलकाता में इनकाउंटर हुआ था, क्या क्या हुआ था वो? ये जो है ना, वो जब शिव प्रकाश शुक्ला वाला प्रकरण चल रहा था तो ये पूरे इंडिया में कहानियाँ फैल रही थी। तो वहाँ से जो है वो कहीं से स्टोरी आई कि यहाँ पे ऐसे ऐसे कांड हुआ है गुजरात में, और यहाँ पे जो है शिव प्रकाश शुक्ला था। तो हम लोग उस टाइम इनकाउंटर हो चुका था, हमने कहा नहीं शिव प्रकाश शुक्ला नहीं होगा, ये कोई दूसरा क्रिमिनल होगा, आप डिटेल हमें भेजो। वो एसपी भुज था केशव, हाँ, तो उसने जो है ये खबर हमसे शेयर की थी, और फिर हमने जो है उसके आधार पे वो जो नंबर एक दिया था उसने, उस नंबर को हमने डेवलप करना शुरू किया। तो वो नंबर लखनऊ का निकला, उसने लखनऊ का था इसलिए हमने उसने कांटेक्ट भी किया। तो वो मांगे सरदार का निकला, फिर पता चला कि अच्छा मांगे सरदार विश्वास के लिए काम करते हैं। वहाँ हम लोगों ने सर्विलेंस किया, फिर उन फ़ोन को देखते रहे। फिर जो है उस टाइम में ये जो मोबाइल कंपनियाँ थी बहुत नई थी, इनके पास रिकॉर्डिंग वगैरह के साधन नहीं थे, इनको कंपल्सन था, लेकिन वो मशीन जो रिकॉर्डिंग होती थी उसका करोड़ रुपया दाम था, तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि उतने पैसे नहीं आए थे इनके पास। बट अकेली वहाँ पे कंपनी थी कलकत्ता में, ऑरेंज, जैसे आजकल एयरटेल वेटेल ऑरेंज कंपनी थी, उसके पास जो है वो संसाधन था। तो हम कलकत्ता गए और फिर हम लोगों ने जो है वो फ़ोन को टैप करना शुरू किया, जहाँ पता चला कि एक ग्रुप आया हुआ है एक पर्टिकुलर आदमी को, होटलियर था पनवानी, उसकी किडनैपिंग के लिए वो ग्रुप आया हुआ है। तो उस ग्रुप को हम लोगों ने जो है वो फॉलो किया। तो पता चला कि एक दिन जो है अर्ली मॉर्निंग सुबह में जो है विक्टोरिया टर्मिनल में वो टहलता था कि यहाँ से इसको जो है वो उठाएंगे ये लोग, और उठाने के लिए जिन लड़कों को चुना था उसमें कुछ लखनऊ के थे। तो हमारी टीम जब वहाँ पे उठाने के लिए वो गई तो वो उसने पहचान लिया सादे में भी एक आदमी को, तो वो भागा तो हमारी टीम ने पीछा किया, और विक्टोरिया टर्मिनल से पीछा करते करते पार्क स्ट्रीट थाने का जो ट्रैफिक वाली गोलंबर था उसमें जाके उसकी गाड़ी टकरा गई। फिर हमारे लोगों ने किया, फायरिंग हुई, फायरिंग होने के बाद फिर उसको ले जाके हमने अस्पताल में दाखिल किया मांगे को, फिर वहाँ बच गया। और बचने के बाद फिर जो है वो कलकत्ता पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर कलकत्ता पुलिस के कस्टडी से वो भाग गया, फिर दोबारा हम लोगों ने उसको पकड़ा। तो ये एनकाउंटर के बाद अस्पताल ले जाना, सबको ले जाता, हम शिव प्रकाश शुक्ला को भी ले गए थे, लेकिन उसकी किस्मत थी कि वो नहीं बचा, जिसकी किस्मत थी बचा वो बच गया। शिव प्रकाश शुक्ला से आपकी कोई बातचीत हुई थी, कभी धमकी किया था, कभी फ़ोन करने की कोशिश की थी? मैं फ़ोन करने की कोशिश की थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसकी हिम्मत नहीं थी। अब आपकी सफलताओं की ढेर सारी कहानियां हैं, कुछ असफलताएं भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक बनारस के बारे में बता दीजिए, बनारस की पोस्टिंग, या बनारस के अलावा कहीं एक जगह की ऐसी पोस्टिंग जहां आपको लगा हो कि यार क्या है ये, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो चौंक गई हो, या कहीं आप टूटे हों, इमोशनल हुए हों अपनी लाइफ के इस करियर में। यूपी में जब आप रहे, जो माफिया राज उस वक्त दौरान चलता था, हैरत हुई, कभी खींच हुआ, परेशानी हुई घर में, क्या है यार, क्या कर रहे हैं आईपीएस बनने के बाद, आईआईटी करने के बाद? वो तो शुरुआत में ही हुई थी, पहले दिन, नौकरी के पहले दिन वो मैं वहाँ एएसपी अंडर ट्रेनिंग मेरठ पोस्ट हुआ था। तो वहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग के में हमारे एक एडिशनल एसपी रूरल थे, उन्होंने दोपहर में कहा कि एक गांव में एक मर्डर हुआ है, चलो तुमको मर्डर का सीन दिखाते हैं। तो उससे पहले तो हम तो हैदराबाद से आए थे, कभी मर्डर सीन देखा नहीं था। तो उस गांव में गए तो वहाँ पे जो है वो एक फ़ौजी जो है वो छुट्टी से आया हुआ था, और उसको ये शक था कि उसके छोटे भाई का उसकी वाइफ के साथ कोई अवैध संबंध है, और तो उसने दोनों का मर्डर तो जो किया ही किया था। पता नहीं आप लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखे कि नहीं, चारा काटने वाली, गन्ना काटने वाली बड़ी सी मशीन होती है, उसमें उन लोगों को टुकड़े टुकड़े काट के और बोरे में रख के उसने जो है वो बॉडी को फेंक दिया था। तो वो मेरा पहला क्राइम सीन था, और उसमें 2 लोगों की बॉडी देखने के बाद मेरे इसमें खून था। मैं तो वापस लौट के मैंने वाइफ को कहा कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं ये पुलिस की नौकरी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था आईपीएस से आए, मतलब वो तो एक बाई डिफ़ॉल्ट आई गॉट इट। तो मुझे लगा कि मैं कहाँ फंस गया। मैंने ये रुड़की से आईआईटी करने के बाद, ओएनजीसी में काम करने के बाद, ये ऐसी नौकरी जहाँ पे ऐसे ऐसे लाश देखने पड़े और खून में देखना पड़े, तो ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। और वो दिन था, और आज का दिन हम लोग बात कर रहे हैं। वो दिन था जो आपने पहली लाश देखी, उसके बाद सैकड़ों इनकाउंटर आपने जो है वो करवा दी। और शिव प्रकाश शुक्ला, मतलब शिव प्रकाश शुक्ला का इनकाउंटर करना, मतलब जिसने 100-100 200 गोलियां मार के मर्डर किया, उसका इनकाउंटर करना एक, और एसटीएफ बनाना, उसको सरवाइव करा देना, उसको सक्सेस करा देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब आते हैं हम, आप सीबीआई में थे, निठारी केस आपके पास कैसे आया, क्या एक्सपीरियंस था वो? निठारी केस में उससे पहले एंटी करप्शन देख रहा था दिल्ली का, और हमारे डायरेक्टर थे विजय शंकर साहब जो इसी काडर के थे, और उस टाइम में ये काफ़ी जो है वो चर्चा में आया था। तो उन्होंने कहा कि आप इसको देखो। तो फिर जो है वो स्पेशल क्राइम एक विंग होता है, 3 विंग होते हैं सीबीआई में, एंटी करप्शन,
इकोनॉमिक ऑफेंसेस और स्पेशल क्राइम। तो इसका इंचार्ज मुझे बनाया और हमने जो है निठारी का केस प्रारंभ किया। और निठारी में जो है उस टाइम में जितने भी अलग अलग लोगों की किडनैपिंग हुई थी उनके लिए अलग केस रजिस्टर किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और 2 लोगों के खिलाफ जो एक लोगों के ये हुआ कि इसमें एक साइको टाइप का एक क्रिमिनल है जिसने मोस्टली सारे काम किए हैं और मालिक को पता नहीं है। मालिक का जितना अपराध था एक पर्टिकुलर केस में एविडेंस डिस्ट्रॉय करने का, उस पर उसको चार्जशीट हुई और सारे कोर्ट्स ने जो है धीरे धीरे इसमें कुली को सजा दी। तो उसके बाद जो है वो कई केसेस में जो है उसकी अपील हुई, हाई कोर्ट ने भी सज़ा बहाल रखी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा बहाल रखी। उसके बाद उसके फांसी के लिए जल्लाद भी आ गया था। वो सडनली जो है वो एक लॉबी एक्टिव हुई और एक केस में जो है वो रिवर्सल हो गया उसका। और उसके बाद फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इनको गलत सज़ा हुई है और फिर सारे केसेस में जो है एक स्पेशल रिव्यू पिटिशन लगवा के सारे केसेस में उनको छोड़ दिया गया। तो इसके बारे में कई जगह चर्चा हो चुकी है, बात हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को, सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर पंदेर को छोड़ दिया। मुनिंदर पंडेर को हमने एक ही केस में चार्जशीट किया था, उस केस में उसको सज़ा मिली थी। बाकी केस में हमने ही नहीं चार्जशीट नहीं किया तो सज़ा तो देने का सवाल ही पता नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सुरेंद्र कोहली को ना हमने न सिर्फ चार्जशीट किया था, सभी कोर्टों ने सज़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी सज़ा को बहाल रखा और फांसी के लिए जल्लाद तक आ चुका था उसका, तब जाके एक पिटीशन फाइल की गई कि अभी फांसी को रोक दिया जाए। उसके बाद ये मामला पलटा। तो एक एविडेंस जो एक केस में सुप्रीम कोर्ट तक सज़ा बहाल रख सकता है, वही एविडेंस दूसरे केस में वो गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है? तो इसके अलावा इसका मतलब कोई प्रोफेशनल कोई दूसरा इशू है। क्या इशू आपको लगता होगा? मुझे जो लगता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो नॉर्मली क्या होता है ना कि इस फांसी की सज़ा बहुत सारे देशों में नहीं दी जाती है और बहुत सारे लॉबी होती है जो एंटी फांसी की सज़ा काम करती है। तो उसी में एक लॉबी जो है वो एक्टिव हुआ कि इस फांसी की सज़ा जो पता चला कि एक आदमी को इतनी फांसी की सज़ा मिल गई, तो उसने वो लॉबी एक्टिव होके उसने इस पर काम करना शुरू किया कि और एक इस पर NGO काम करते हैं कि फांसी की सज़ा दुनिया से ख़त्म होनी चाहिए। उनका ये मानना है, सही भी हो सकता है, मैं नहीं कहता हूँ गलत होता है। उनका कहना है कि जब हमें जान देने का हक नहीं है तो जान लेने का हमें क्या हक है? कल मान लीजिए किसी को फांसी हो जाए और वो निर्दोष निकल जाए, तो फांसी की सज़ा में तो आप फिर उसको लाइफ वापस तो नहीं ला सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कूल है जो मानता है कि फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए और उसके लिए बहुत एक्टिवली काम करता है। कन्विक्शन है उसका, सही गलत जो भी है उसका कन्विक्शन। और उस कन्विक्शन के थ्रू उस लॉबी को पता चला है कि इस केस में इंडिया में इतने सारे फांसी हुए हैं और वो ग्रुप जो है आके उसने इसको अपना केस लड़ना सिखवाया, बताना सिखवाया। डिफेंस जो एक ही चीज़ बोलता था वो अपने डिफेंसेस करने लगा और वो उसने पूरी तरह से जो है वो इस ढंग से चीज़ों को पेश किया एज इफ कि एक गरीब आदमी को ज़बरदस्ती जो है पूरी एजेंसी ने मिल के और एक पंढेर को छोड़ दिया है और एक गरीब आदमी को जो है फांसी लटका दिया है। और उस चीज़ का उसको एक पूरा नैरेटिव बदल के उसने कर दिया। और उस टाइम में ऐसा होता है ना कि 18 साल बाद यदि आप कोई चीज़ को डिसाइड करते हैं तो CBI के पास के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स समय पे देना करना, उसमें भी हो सकता है कि कुछ हुई ढिलाई हुई हो और होते हुए एक रिजल्ट आया। अच्छा, आपने एक पर्टिकुलर केस में छोड़ा जिसमें आप कन्विक्ट कर चुके हैं, उसमें भी आपने जो है वो एक स्पेशल पिटिशन लेके उसको भी रिवर्स किया, जो बहुत रेयर होता है। सुप्रीम कोर्ट अपने लिए हुए निर्णय को, फांसी जैसे लिए हुए निर्णय को रिवर्स करे, ये बहुत रेयर होता है। तो हमें तो यही समझ में आता है कि इस टाइप की किसी लॉबी ने काम किया, क्योंकि 18 साल तक जो आदमी जेल में रहा, आप यदि एक मैट्रिक्स टाइप का बनाओ कि केस 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दी, इसमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेशन कर दी, हाई कोर्ट ने मान लिया, हाई कोर्ट ने माने, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। तो इतने सारे जज बैठे बेंचेज में, इतने सारे लोगों ने उस एविडेंस को सही माना और उसको सजा दे दिया। अब सडनली जो है वो 1-2 आदमी बैठते हैं और कहते हैं कि नहीं है ये, और उसको सुप्रीम कोर्ट मान लेती है। तो जिन लोगों ने सजा दी तो वो भी तो आप ही के जज थे ना, आप ही कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट तक के जज ने सजा दी, सजा बहाल रखी, फांसी तक हुआ, एकाएक कैसे रिवर्स हो गया? ये तो कोई पूछे ना। यदि पहला कोई मामला हो, हमने चार्जशीट दाखिल किए और वो सजा ना हो, तो बात समझ में आती है कि एविडेंस। अच्छा, मैं ये अपने दर्शकों को बता दूं, एक वेब सीरीज आई थी सेक्टर 36, दरअसल वो निठारी कांड पर ही बनी है। नोएडा के एक कोठी में मुनिंदर पोंधेर की कोठी थी, वहाँ सुरेंद्र कोहली उसका नौकर था। वहाँ उस इलाके से, निठारी के इलाके से एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। बाद में लोकल पुलिस ने ये केस खुलासा किया कि वहाँ कई कंकाल मिले। सुरेंद्र कोहली बच्चों को मार देता था और उसके बाद फिर रेप करता था और फिर पीछे फेंक देता था।
सुरेंद्र कोहली से आपने पूछताछ की थी? बहुत बार मैम। क्या था मतलब? पूछताछ आप यही तो करोगे ना कि ये हत्या तुमने की है नहीं की है, ये जो है कैसे, यदि ये तुम्हारे यहाँ पाया गया है कैसे मारा। तो हर में जो है वो एक कहानी जनरली वो ये कहता था कि मुझे एक कंपल्सन होता था, एक अंदर से अर्ज होती थी, उस अर्ज के तहत मैं मरना चाहता था, जो एक डेड बॉडी के साथ सेक्स करने की अर्ज होती थी मेरी। और एक जो है वो मुझे लगता था कि कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के कोई लेडी घूम रही है और वो जो है वो मुझे कह रही है कि बलिदान देने का समय आ गया, तुम जाओ बाहर में जो भी मिले उसका तुम बलिदान दो। और मुझे में ये उस टाइम के बाद मेरी अर्ज ये इतनी स्ट्रांग हो जाती थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। मैं जाता था और जो बच्चा मिलता था उसको मैं ल्योर करके लाता था और उसके साथ ये कांड करता था। तो ये तो हमने कभी सुना नहीं था कि इस टाइप का कोई क्रिमिनल बोले, तो नेचुरली लगता है कि इसमें कोई दिमागी इशू है। तो जितने भी टॉप साइकियाट्रिस्ट थे उनके सामने हम लोगों ने ये बातें डिस्कस की, मीटिंग हुई सीबीआई हेडक्वार्टर में, सारे टॉप साइकोलॉजी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स बैठे, साइकोलॉजिस्ट बैठे, उनको कहा गया कि क्रिमिनल ऐसे ऐसे कह रहा है, क्या ऐसा कभी सुना है? तो उन्होंने कहा साहब ऐसा होता है कि एक बीमारी होती है, इसको हम लोग सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया में जो चीज़ नहीं होती है वो दिखती है, जो चीज़ नहीं बोला जाता है वो सुनाई पड़ता है, उसको एहसास होता है कि ऐसा होता है। और ये बीमारी जब और भी ख़राब हो जाती है तो उसको नेक्रोफीलिया कहते हैं, जिसमें कि डेड बॉडी के साथ सेक्स करने का अर्ज होता है या उसका मांस खाने का नेक्रोफेजिया होता है। वो एक ये बीमारी रेयर टाइप की बीमारी है जिसमें ये चीज़ें होती हैं। फिर हमने ये अपने केस का पूरा डिटेल जो है इंटरपोल, सीबीआई के पास इंटरपोल थी, माध्यम से पूरे विश्व में भेजा कि ऐसा कहीं कुछ है क्या। तो साउथ अफ्रीका से एक ऐसा मिला कि वहाँ पर इससे मिलती जुलती घटना जो है वो हुई है। तो उसको समझते हुए हमने ये समझा कि ये जो है वो इस तरह से जो है या व्यक्ति ग्रसित है जो इस ढंग के अपराध कर रहा है, और उसी के आधार पर हमने विवेचना को आगे बढ़ाया और वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट के सामने रखी। अब डीएनए टेस्ट बच्चों का, बाकी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट था? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट था, डीएनए टेस्ट हुआ, जो फैमिली जिनके बच्चे गए थे उनके डीएनए मैचेज हुए, जिन लोगों को किडनैपिंग की गई थी। अरे कंप्लीट, यदि वही एविडेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो इतना लोगों में केस में फांसी की सज़ा कैसे दी गई उसको? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा दी, हाई कोर्ट ने भी सजा दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बहाल रखी। तो इतनी बार इतने मामले में आपने सेम एविडेंस पे आपने सजा दे दी, सडनली आपने सजा को पलट दिया, तो कोई सुप्रीम कोर्ट कोई पूछ तो ही सकता है उनसे कि कैसे किया। इसमें एक और दूसरा थ्योरी भी देते, मानव अंगों की तस्करी का भी मामला था क्या इसमें? नहीं, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि इस एंगल को देखना चाहिए था, लेकिन इस एंगल को देखने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मानव अंग का जो ट्रांसप्लांटेशन होता है तो एक डोनर होता है और एक रिसीवर होता है। डोनर का भी जो हम अंग काटते हैं वो हॉस्पिटल में सर्टेन कंडीशंस के अंदर में काट लेते हैं और उसको लेके एक सर्टेन कंडीशन में प्रिजर्व किया जाता है और तुरंत जो है कुछ समय के अंदर में उसको लगाना पड़ता है, और वो भी एक हॉस्पिटल में ही लग सकता है। ये कोई बकरी और उसका नहीं है कि आपने काट लिया और जाके वहाँ पे सी दिया। तो जिस ढंग से ये अपराध हुए थे उस ढंग से तो कैसे जो है वो इसमें मानव अंग की तस्करी कैसे हो सकती थी, जब तक कि जिस आदमी को काटा है उसको हॉस्पिटल में ना काटा हो, उसके ऑर्गन को प्रिजर्व नहीं किया हो। और आप यदि लिस्ट देखिए, बाद में सारे लिस्ट अभी टीवी चैनल ने दिखाया था कि हमने जब पूरे नाले को छान मारा तो उसमें सारे अंग मौजूद थे, लीवर भी था, किडनी भी था, सारा मौजूद था, सब में टिक लगा हुआ है, वो जो रिसीविंग है उसमें सब लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ मौजूद थे। तो कैसे ऑर्गन ट्रेड किया जाता? आपको छोड़ना है तो आप कोई एंगल दे सकते हैं उसमें दे दीजिए, लेकिन सामान्य कॉमन सेंस के हिसाब से कैसे हो सकता ऑर्गन ट्रेड, जबकि ऑर्गन थे भी और ऑर्गन को बेचने का ये तरीका नहीं हो सकता। और कोई भी किडनी बेचता है, आपने सुना होगा, तो अस्पताल में ही तो बेचता है, डॉक्टर ही तो चुराता है और डॉक्टर ही तो लगाता है। तो बिना डॉक्टर क्या है, कैसे हो गया? किस डॉक्टर ने चुरा लिया इतने सारे अंग? सोचना भी तो चाहिए ना कि इसके तरफ जाने कैसे जा सकता है कोई। यदि आप कोई एंगल रास्ता देखेंगे तो उसका प्रोबेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। चोर आपको कहेगा चोर इस रास्ते से भाग गया तो रास्ता भी तो होना चाहिए ना उधर के आप भागें, कि दीवार पे जाकर सर मारेंगे कहाँ गया चोर। और घर के अंदर से भी एविडेंस मिले, तो जो आप सुरेंद्र कोहली को लेकर गए थे तो क्राइम सीन रिक्रिएट तो हुआ ही होगा। सारा क्रिएशन अपनी जगह पे था। हमने कहा कि जब सारे के सारे हमने नाला साफ किया उसमें सारे अंग मिले, और अंग मिलने के अलावा हमको पता है कि जब तक कोई डॉक्टर नहीं आएगा उस घर में और उसको काटेगा नहीं, एक ऑपरेशन वाला माहौल में उसको काट के कहीं सही ढंग से प्रिजर्व नहीं करेगा आइस वाइस में ले जाके, तब तक दूसरे को लगा नहीं सकता। तो कैसे मान लिया जाए कि एक नौकर जो है वो उसको तस्करी करके कैसे तस्करी करता था, किसको देता था? ये प्रश्न करने वाले लोगों के कॉमन सेंस से मुझे बड़े आश्चर्य लगता है कि कैसे ये सोच सकते हैं ऐसा। दिलचस्प है। देखिए, मतलब
आप शक पैदा करने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन आप यदि सामान्य ढंग से सोचिए कि क्या मानव तस्करी ऐसे होती है, अंगों की तस्करी ऐसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं होती, ऐसे नहीं तो होती। कैसे, क्यों आप उधर डर कर रहे हो? आपको छोड़ना है आप छोड़ दो, लेकिन आप उंगली इस तरफ क्यों उठा रहे हो कि ये चीज़ नहीं देखा? ये चीज़ कैसे देखते जबकि अंग मौजूद हैं और अंग को काटने का और तस्करी का रास्ता तरीका नहीं है? आरुषि केस पर आ जाते हैं, ये आपके लिए सेटबैक रहा होगा मेरे ख्याल से, आरुषि केस। मैं इसको क्यों सेटबैक, मैं कहता नहीं, इस पर अब अच्छा माफ करिए टोक रहा हूँ, इस पर तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कभी कोई, मुझे नहीं लगता है कि कोई, भले सीबीआई, जो पहले सीबीआई की 2 टीमें थी, एक की जांच आपने की, आपने नौकरों को कहा, उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, तो जाहिर सी बात है कोई क्लियर नहीं था और आज तक क्लियर नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब से, मतलब ये तो एक अलग बात हुई, मैं ये ना समझाया कि मैं आरोप लगा रहा हूँ। किसी भी इन्वेस्टिगेशन को करने का जो हम विजुअल मीडिया का आने से पहले करते थे, गाजीपुर में एसटीएफ में करते थे, तो उस टाइम में तो कोई कैमरा नहीं होता था ना पूछने के लिए सिर्फ का शुक्ला कि तुमने क्या बोला, उसके नौकर ने क्या बोला, फिर उसके ड्राइवर तुम पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो, तो नहीं काम करता था। ये एक ऐसा फेज आ गया था कि हर इंपॉर्टेंट क्राइम के बाद कैमरा लगता था, भयानक। और उसमें जो है वो हर आदमी जो सीबीआई हेडक्वार्टर से निकलता था उससे पूछा जाता था कि तुमसे क्या पूछा गया, तुमने क्या जवाब दिया, फिर तुमने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा। तो इन्वेस्टिगेशन का ये तरीका नहीं हो सकता। हमने कोहली में भी बचा के कर लिया, तो कोहली में भी यही हाल हो रहा था, तो बेचारा मार खाया, लेकिन हमने उस टाइप से उसको नहीं आने दिया क्योंकि वो गिरफ्तार करके जो है वो बंदा आया था हमारे पास। लेकिन आरुषि केस में तो सब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, सभी लोग। तो यदि सब लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन टीम कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी? क्योंकि यदि आप किसी को कर रहे हैं, यदि आपको सस्पेक्ट है, तो उस सस्पेक्ट को कल्टीवेट करने के लिए आपको कई चीज़ करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बुझाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि नहीं हम छुड़वा लेंगे, जिसको कहते हैं कि गुड कॉप बैड कॉप। ये पूरा हिस्ट्री है पूरे वर्ल्ड का कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, उसको अलग से बात करनी पड़ती है। लेकिन यदि कोई मौका ही नहीं उसके लिए देगा, हर कैमरा का टीम इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर आदमी जलवायु बिहार में जो है वो एक फ्लैट बुक कराया हुआ है। मैं खुलेआम इस चैनल की भी बात कर रहा हूँ, जब जलवायु बिहार में आपने एक फ्लैट बुक कराया हुआ है और रोज दिखा रहे हैं कि आरसी को ऐसे मारा गया होगा, ऐसे काटा गया होगा, ऐसे भुना गया होगा, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि कोई भी एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेगी सही उसमें? हम आरोप ये सही बात है कि यूपी पुलिस को जिस ढंग से प्रोफेशनली करना चाहिए था नहीं किया, सीबीआई टीम से भी गलती हो सकती है, लेकिन सारी जिम्मेवारी आप इन्वेस्टिगेशन टीम पे डाल रहे हैं। लेकिन आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करने दिया? क्योंकि मैं नया था उस वक्त, मैंने देखा नहीं, मैं आपको ये कन्फेस कर रहा हूं कि मैं नया था उस वक्त, मैं रिपोर्टर था नया, जलवायु बिहार के पास। मैंने ऐसा तो मीडिया ट्रायल ही नहीं देखा। मतलब हम लोग की हालत हो गई थी कि ऐसा प्रथा कि हम लोग पूरे रात वहां जगते थे। मैं इस चैनल में नहीं था आज तक में तब, तो पूरी रात ऐसा पागलपन, किसी को पॉइंट ऐसा आउट मीडिया ट्रायल, किसी को पॉइंट आउट। मैं आपको एक बताऊं, उस टाइम में सबसे बड़ा राजनीतिक था कि यूपीए 1 से प्रोबेबली सीपीएम सपोर्ट ड्रॉ करने जा रही थी न्यूक्लियर इशू पर अमेरिका। यस, तो वो जो है वो, मैं अपने कमरे में था, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ही रिप्यूटेड अखबार के बहुत ही रिप्यूटेड संपादक का फ़ोन आया और एक दूसरे चैनल के बहुत ही रिप्यूटेड आदमी मेरे सामने बैठे थे उस टाइम में कि अरुण जी आरुषि में क्या हो रहा है। तो मैंने कहा, नाम नहीं लूँगा, कि अभी तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होना चाहिए कि सरकार बचेगी कि जाएगी। बोले वो सरकार जाएगी नहीं जाएगी उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, मालूम है शायद नहीं जाएगी, लेकिन ज़रूर से ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को है कि आरुषि में क्या हो रहा है। तो यदि आप किसी इशू को इतना बड़ा कर दें कि भारत में सरकार जो कल वोटिंग होने जा रही है वो रहेगी या जाएगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आरुषि में क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कौन कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो सब लोग, पूरी दुनिया इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वही कर ले, वही हुआ। आपको क्या लगता है, खैर आपने जांच की, आरुषि केस में क्या हुआ होगा? जो भी हुआ होगा ये बहुत क्लियर है, जो हाईकोर्ट ने भी कहा हुआ है कि पेरेंट्स ने नहीं मारा। ये हाईकोर्ट के जांच से बहुत ही क्लियर है। सीबीआई की जो पहली जांच थी उसने बहुत क्लियर किया था। जो सीबीआई की दूसरी टीम थी उसने कहा, फाइनल रिपोर्ट लगाया, कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके उसको ट्राई किया और ट्राई करने के बाद उसने जो है उसको कन्विक्ट किया। हाईकोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गलत कन्विक्शन है, उन्होंने नहीं मारा। तो वह आज के दिन में यहीं पर चीज़ें स्टैंड करती है कि पेरेंट्स ने नहीं मारा, किसने मारा नहीं पता। ये अपने आप में सर मिस्ट्री नहीं है कि मतलब ऐसा देखिए, पहली बात तो ये होती है कि 100% केसेस वर्कआउट कहीं नहीं होते हैं, वर्ल्ड में भी नहीं होते हैं। कई बार गलत लोग चले जाते हैं, वो छूटते हैं जब से आप क्रिमिनल पकड़ा जाता है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि बहुत ही यूनिक है, वर्ल्ड में ऐसा होता है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ उसका बैकग्राउंड मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसी कोई खास बात नहीं थी कि नहीं हो सकती थी, लेकिन मीडिया ट्रायल का वो हाल था कि जिसने नहीं होने दिया कंप्लीट, और कई सारी चीज़ें उसने कंफ्यूजन क्रिएट किया। अब तो रिटायर हो गए आप, घर में बैठते हैं, इतने इनकाउंटर हुए, इतनी चीज़ें हुई,
कैसे याद करते हैं उस सर्विस को आप, कैसे नहीं, अभी तो मैं मतलब रिटायरमेंट के बाद फिर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एज एडवाइज़र काम कर रहा हूँ, ऑफिस आता हूँ, काम करता हूँ, अभी दूसरे असाइनमेंट भी करता रहता हूँ। तो अभी तो वो समय नहीं आया कि बैठ के सोचूं, लेकिन वो तो हमेशा सोच तो हमेशा रहती है। बट मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ईश्वर की बहुत कृपा है मुझ पर कि जिस काम को मैंने किया, ईमानदारी के साथ किया, कहीं कोई पर्सनल इंटीग्रिटी पे, क्योंकि बड़ी डिफ़िकल्ट सर्विस है, इसमें किसी पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई दाग नहीं आने दिया, परिवार में कोई नुकसान नहीं हुआ और सकुशल जो है निकल गए, और इतनी इज्जत बची हुई है कि रिटायरमेंट के 5 साल बाद आप जो है मेरा पॉडकास्ट लेने के बदले बहुत कुछ है। धन्यवाद। नहीं सर, और आपको ईमानदारी से बताऊं, मैं बहुत 15 साल से सोच रहा था कि आपका इंटरव्यू करूंगा, तो आप आए हमारे इस पॉडकास्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अरुण कुमार हैं, इनके जैसे आईपीएस अधिकारी की इस वक्त मौजूदा दौर में पूरे देश में ज़रूरत है। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हर दौर में हमारे जैसे लोग आते रहे हैं, आते रहेंगे और हमेशा थे। कहीं कोई यूनिक नहीं होता है, थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। आज भी अच्छे ऑफिसर काम कर रहे हैं, आज भी अच्छे लोग हैं जिनको काम करने दिया जाएगा तो वो काम करेंगे। मैं आपको बस एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं टाइम की कमी के बाद, कि जैसे बिहार में एक था कि शहाबुद्दीन का बड़ा नाम था, तो इलेक्शन कमीशन ने जो शहाबुद्दीन को एक ज़िला में इलेक्शन कराने के लिए एक डीएमएसपी को भेजा था, और उसने 1 सप्ताह के अंदर में सिवान को ऐसा बदल दिया कि इंडियन एक्सप्रेस में हेडलाइन था कि इंडियन सिस्टम स्टिल वर्क्स, है ना। तो काम करने यदि दिया जाए कानून के हिसाब से, सही के हिसाब से, तो आज भी अरुण कुमार भरे पड़े हैं, कल भी अरुण कुमार भरे पड़ेंगे। नथिंग यूनिक अबाउट दैट, सिर्फ एक सिस्टम को वर्क करने दिया जाए। धन्यवाद। सिस्टम को वर्क करने दिया जाए, और ऐसी लीडरशिप भी हो जो सिस्टम जो चाहती हो कि सिस्टम सही से काम करे। शुक्रिया।